मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 131 धर्मप्रायणता बादलों से परे उड़ान भरती है 2। खट खट खट। जैसे ही लिन जेयू पूरी तरह से अपने जहर तैयार करने में मग्न हुआ, आंगन के दरवाजे से एक दस्तक गूंजी। वह रुका, मेज पर रखी वस्तुओं को व्यवस्थित किया और फिर धीरे धीरे दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर खड़े फेहो गैंग के युवा सदस्य को देखकर लिन जेयू ने पूछा, क्या बात है? फेहो गैंग के सदस्य ने कहा, लॉर्ड लिन, गैंग लीडर ने आपको याद किया है। ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो। जब से जू किनी और अन्य कुलीन उत्तराधिकारी गए थे, लिन जेयू ने जू जिंगवू को नहीं देखा था। वह अनिश्चित था कि क्या वह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को सोनगई शहर से बाहर पहुंचा रहा था या बस अन्य कार्यों में व्यस्त था। जब लिन जेयू फेहोंग टॉवर पहुंचा, तो उसने पाया कि जू जिंगवू पहली बार ओपेरा नहीं देख रहे थे, बल्कि मुख्य हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे थे। वह दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के साथ बात कर रहे थे। उनमें से एक जू यंगहाओ थे, जिनसे लिन जेयू पहले बाशी पर्वत पर मिल चुका था। दूसरा व्यक्ति उनके लिए अजनबी था, फिर भी उसकी साधना प्रभावशाली थी। उसकी रक्त ऊर्जा घनी और ओजस्वी थी, जो दूसरे रूपांतरण तक पहुंच चुकी थी। लिन जेयू ने बाहर लगभग 15 मिनट इंतजार किया, जिसके बाद वे दोनों अंततः हॉल से बाहर आए। जू जिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ, जहां चाहो बैठ जाओ। अभिवादन, लीडर जू। लिन जेयू ने हॉल में कदम रखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुम अभी भी बहुत विनम्र हो। जहां चाहो बैठो। औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जू जिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, लीडर। लिन जेयू ने उत्तर दिया और जू जिंगवू के सामने बैठ गया। उसने चायदानी उठाई, जू जिंगवू के लिए एक कप चाय डाली और अपना कप भी भर लिया। हालांकि उसकी ताकत लंबे समय से जू जिंगवू से आगे निकल गई थी, फिर भी वह उस व्यक्ति के साथ गहरा सम्मान व्यक्त करता था। जू जिंगवू ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और दया दिखाई थी। यदि वह उस समय फेहो गैंग में शामिल नहीं हुआ होता, तो उसकी ताकत कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। गैंग के बिना, वह शायद अभी भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त चांदी कमाने की चिंता कर रहा होता। सोनगई शहर में हाल ही में तुम्हारा रहना कैसा रहा? जू जिंगवू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस समय किनी ने तुम्हें उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया था। तुम क्यों नहीं गए? उस समय कुछ मामले थे जिन्हें मुझे संभालना था, इसलिए मैं नहीं जा सका। लेकिन जब तक विद्रोही सेना हमला नहीं करती, सोनगई शहर में ज्यादा खतरा नहीं है। बाद में जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं रोजाना अपने मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूं और पढ़ता हूं। ये काफी संतोषजनक रहा है, लिन जेयू ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि एक बार जब वह बाफांग शहर चला जाएगा, तो बहती गंगा में हाथ धोने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। बाफांग शहर इस क्षेत्र का सबसे समृद्ध शहर था। ये प्रमुख व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, जो 8 दिशाओं को जोड़ता था, इसलिए इसका नाम बाफांग शहर पड़ा। इसकी ताकत जबरदस्त थी। अकेले सिटी गार्ड की संख्या 30,000 थी, जिससे सोनगई शहर की तुलना नहीं की जा सकती थी। आसपास के जंगलों में डाकू शायद ही कभी दिखाई देते थे। जब भी वे दिखाई देते, बाफांग सिटी गार्ड तेजी से उनका सफाया कर देते थे। डाकुओं को नष्ट करने से सैन्य योग्यता मिलती थी, इसलिए जब भी सैनिकों को उनकी मौजूदगी के बारे में पता चलता, वे उत्सुकता से दौड़ पड़ते, इस डर से कि यदि वे एक पल की भी देरी करेंगे, तो कोई और श्रेय छीन लेगा। क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि तुम अक्सर शहर की दीवारों से बाहर गहरे पहाड़ों में हिंसक जानवरों का शिकार करने जाते हो, जू जिंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मार्शल ट्रेनिंग में मेरा समय कम रहा है, और मुझमें युद्ध के अनुभव की कमी है। जानवरों से लड़ना, मोमेंटम की मेरी समझ को गहरा करने में मदद करता है, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सच है, कोई भी घर के अंदर बंद रहकर मोमेंटम को नहीं समझ सकता। इसे निरंतर युद्ध के माध्यम से ही समझा जाना चाहिए। केवल जीवन और मृत्यु के टकराव के माध्यम से ही कोई अपने मार्शल विश्वास को जागृत कर सकता है, जू जिंगवू ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उन्होंने भी एक बार मोमेंटम को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा प्रयास नहीं किया और अंततः केवल एक सतही समझ हासिल की। मोमेंटम इरादे का प्रारंभिक रूप था, और इरादा फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेलिम में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दहलीज थी। लेकिन जू जिंगवू की ताकत रक्त ऊर्जा के केवल पहले रूपांतरण पर थी। उनके मैरो रिफाइनिंग रेलिम में प्रवेश करने की संभावना पहले से ही कम थी। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेलिम तक पहुंचना तो दूर की बात थी।
उनके लिए मोमेंटम को समझना कम मूल्य रखता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अमूर्त अवधारणाओं का पीछा करने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता खोजना था। केवल असाधारण समझ वाले लोग ही मोमेंटम को आसानी से समझ सकते थे। साधारण लोगों को अपने मार्शल विश्वास को निखारने और उसे अपनी मार्शल साधना में गहराई से एकीकृत करने में अपार समय बिताने की आवश्यकता होती थी, इससे पहले कि वे मोमेंटम को समझना शुरू कर सकें। इस प्रक्रिया में बहुत धैर्य और समय की मांग होती थी, और अधिकांश के लिए प्रयास के बदले मिलने वाला फल शायद ही सार्थक होता था। संक्षिप्त शिष्टाचार के बाद लिन जेयू सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, लीडर, क्या आपने मुझे आज इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आप चाहते हैं कि मैं संभालूं? जू जिनवू ने उत्तर दिया, वास्तव में कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। हालांकि फेहो गैंग ने शहर के बाहर अपने अधिकांश क्षेत्र को छोड़ दिया था, फिर भी वह बाशी पर्वत के पास की अपनी कई महत्वपूर्ण संपत्तियों की भारी जनशक्ति के साथ रक्षा कर रहा था। इसके अलावा लोगों को बाफांग शहर पहुंचाने वाली टीम अभी तक नहीं लौटी थी, जिससे गैंग में लोगों की कमी हो गई थी। कृपया अपने आदेश दें, लीडर, लिन जेयू ने कहा। इस पत्र और जेड टोकन को सुरक्षित रखो। कल भोर में हमेशा की तरह शहर छोड़ो और पहाड़ों में प्रवेश करो, फिर डाबा पर्वत की ओर मुड़ जाओ। एक बार जब तुम डाबा पर्वत के अंदर पहुंच जाओ, तो इस बांस की सीटी को एक लंबी आवाज और उसके बाद 3 छोटी आवाजों के साथ बजाना। बजाने के बाद आधा घंटा इंतजार करना। यदि कोई नहीं आता है, तो स्थान बदलो और फिर से बजाओ जब तक कि कोई तुमसे मिलने न आए। यदि कोई आता है, तो उससे कहना, धर्मप्रायणता बादलों से परे उड़ान भरती है। यदि वे उत्तर दें, भावना के ऊपर तर्क, तो उन्हें पत्र सौंप देना, जू जिनवू ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा। लिन जेयू ने उलझन में सुना, उसके भीतर बेचैनी की एक हल्की भावना जागी। जी, लीडर। लिन जेयू ने दोनों हाथों से लिफाफा लिया और गंभीरता से कहा, लीडर, मैं केवल बोन फोजिन रेलम के शिखर पर हूं। आपने यह मामला मुझे क्यों सौंपा? लिन जेयू ने जिज्ञासावश पूछा। अकेले जू जिनवू के स्वर से यह स्पष्ट था कि यह मामला कितना गंभीर था। अन्यथा इस तरह की गोपनीयता और गुप्त कोड की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यह अजीब लगा कि उसके जैसे स्तर के किसी व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण चीज संभालने के लिए सौंपा जा रहा था। क्योंकि तुम अक्सर शहर से बाहर जाते रहते हो, तुम्हारे जाने से कोई संदेह नहीं होगा। फेहो गैंग में वुडन गैंग के कई जासूस हमारे बीच छिपे हुए हैं। यदि हम ऑर्गन फोजिन रेलम से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं, तो ये ध्यान आकर्षित करेगा और हमारी गतिविधियों के उजागर होने का जोखिम रहेगा। बोन फोजिन रेलम वालों में तुम सबसे मजबूत हो। तुम्हें भेजना सबसे अच्छा विकल्प है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खतरनाक नहीं है, बस ये है कि उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यदि तुम 15 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाते हो, तो खोजना जारी मत रखना। बस लौट आना, जू जिनवू ने समझाया। स्थिति तनावपूर्ण थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्लड क्यूई रेलम के लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता था। इस बीच ऑर्गन फोजिंग रेलम के योद्धा सभी अन्य मिशनों में व्यस्त थे, और उनकी ओर से कोई भी अचानक हलचल दुश्मन जासूसों को तुरंत सतर्क कर देती। बहुत विचार विमर्श के बाद जू जिनवू ने निष्कर्ष निकाला कि लिन जेयू को डाबा पर्वत भेजना सबसे उपयुक्त विकल्प था। लीडर, क्या वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है? जब मैं उनसे मिलूं तो क्या मुझे किसी बात के लिए सावधान रहना चाहिए? लिन जेयू ने पूछा। अत्यंत शक्तिशाली। वह व्यक्ति एक एकांतवासी साधक है जिसने एक बार मेरे जू परिवार का उपकार माना था और एक बार हमारी सहायता करने का वादा किया था। जब तुम उस सीनियर से मिलो तो सम्मानजनक रहना और कोई सवाल मत पूछना। एक बार जब तुम कोड शब्द का आदान प्रदान कर लो, तो जेड टोकन दिखाना और लिफाफा उस सीनियर को सौंप देना, जू जिनवू ने निर्देश दिया। जी, मैं समझ गया, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए कहा। अब आओ और मेरे साथ कुछ ओपेरा देखो। बहुत समय हो गया है जब मुझे शांति से बैठकर पूरे प्रदर्शन का आनंद लेने का मौका मिला है, जू जिनवू ने हंसते हुए कहा। अध्याय 132 माउंटन शटरिंग पाम 1। जिंग निवास के गुप्त कक्ष के भीतर प्रथम बुजुर्ग 2 अन्य लोगों के साथ खड़े थे। उनके बाईं ओर लगभग 50 वर्ष का एक हट्टा कट्टा अधेड़ व्यक्ति था, जिसकी लंबाई करीब 2-3 मीटर थी और उसके आभामंडल से एक भयानक तीव्रता झलक रही थी। उनके दाईं ओर सफेद बालों वाला एक वृद्ध खड़ा था जिसका चेहरा किसी बालक जैसा था। हालांकि वह छोटा दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में वह प्रथम बुजुर्ग से भी बड़ा था। हालांकि उस वृद्ध का तत्व
क्यूई और आत्मा ओजस्वी थे, जबकि उसकी रक्त ऊर्जा प्रबल और आभामंडल संयमित था, जिसमें उम्र का कोई निशान नहीं था। उनके सामने 16 और 17 वर्ष के दो युवक ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें कसकर बंद थीं, पलकें हल्की कांप रही थीं, और उनके चेहरों पर दर्द और एक अजीब से परमानंद के भाव थे। साधना तकनीक ठीक होनी चाहिए, अधेड़ व्यक्ति ने अचानक कहा। उसने 4 दिनों तक निरीक्षण किया था, और ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट का अभ्यास वास्तव में वैसा ही किया जा सकता था जैसा कि किंवदंतियों में वर्णित था, जिससे व्यक्ति सीधे दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखकर उसे अपनी व्यक्तिगत शक्ति में बदल सकता था। उसने इस कला को साधने के लिए 300 से अधिक अधीनस्थों को चुना था। फिर भी इस पद्धति का पालन करते हुए उनके सामने मौजूद केवल इन दोनों ने ही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने में सफलता पाई थी। ये दोनों युवक सगे भाई थे। जब तक इसकी साधना की जा सकती है, नाइन नीदर सेक्ट के पास साधना तकनीक के साथ छेड़छाड़ करने का कोई कारण नहीं है, सफेद बालों वाले वृद्ध ने शांति से कहा। अपने हाथों में ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट का मैनुअल थामे हुए वह इसे एक बार फिर पलटने से खुद को रोक नहीं सका। पिछले कुछ दिनों में उसने ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट को बार बार पढ़ा था। भले ही उसे इसका एक एक शब्द याद हो गया था, फिर भी वह इसे बार बार पढ़ता, जैसे उसे कुछ छूट जाने का डर हो। प्रथम बुजुर्ग ने सफेद बालों वाले वृद्ध से कहा, दादाजी, चलिए कुछ और दिनों तक इनका निरीक्षण करते हैं। पूर्वजों के अभिलेखों में कहा गया है कि अमर साधना का मार्ग नश्वर लोगों की पहुंच से परे है। जो कोई भी इसे छूने का साहस करेगा, उसे ईश्वरीय प्रकोप झेलना होगा और वह दानव बन जाएगा। आइए पहले देखते हैं कि ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट की साधना के बाद इन भाइयों पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता। हाँ, पर दादाजी, आपकी उम्र अभी बहुत बची है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अधेड़ व्यक्ति ने कहा। उस अधेड़ व्यक्ति का नाम जिन होनवेई था। वह जिन परिवार का वर्तमान मुखिया था और प्रथम बुजुर्ग उसके चाचा थे। इस बीच सफेद बालों वाला वृद्ध जिन परिवार का असली स्तंभ था। वह प्रथम बुजुर्ग का दादा और जिन होनवेई का परदादा था। समय नहीं है, यहाँ तक कि एक अमर साधना की गुप्त कला को भी उम्र बढ़ाने के लिए एक निश्चित स्तर तक पहुँचने की आवश्यकता होती है, और मेरे पास अब उसके लिए समय नहीं है। जिन रूई ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी रंगत अधिकांश अधेड़ उम्र के पुरुषों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन उसकी उम्र 130 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। मैरो रिफाइनिंग रेलम में उसकी प्रगति शक्तिशाली औषधीय सहायता के माध्यम से हासिल की गई थी, और तब भी वह बमुश्किल रक्त ऊर्जा के चौथे रूपांतरण तक ही पहुंच पाया था। सैद्धांतिक रूप से मैरो रिफाइनिंग रेलम का एक मार्शल आर्टिस्ट कम से कम 150 वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जिन रूई को महसूस हुआ कि वह इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अपनी जवानी में उसने अनगिनत लड़ाइयां झेली थीं, जिससे उसके शरीर के भीतर कई छिपी हुई चोटें रह गई थीं। जब वह जवान था, तब वे छिपे हुए घाव नगण्य थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, वे एक एक करके उभरने लगे। लेकिन जिन होनवेई ने बोलना शुरू किया, लेकिन जिन रूई ने उसे बीच में ही टोक दिया। बहस करने की कोई बात नहीं है। जिन परिवार के पास तुम और लिटिल हाई हो, और इतना ही काफी है, जिन रूई ने शांति से कहा। जिन हाई प्रथम बुजुर्ग का नाम था। उसने जिन हाई और जिन होनवेई की ओर देखा और आगे कहा, अगर मुझे कुछ होता है तो जिन परिवार आप दोनों पर निर्भर करेगा। जी दादाजी, जी पर दादाजी, बस अब आप दोनों जा सकते हैं। ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसकी सत्यता की जांच करूंगा, जिन रूई ने शांति से कहा। जिन हाई और जिन होनवेई ने एक दूसरे की ओर देखा और गुप्त कक्ष से बाहर निकल गए। जिन रूई जो निर्णय लेते थे, उन्हें प्रभावित करना उनके बस में नहीं था। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, प्रतीक्षा कर रहे एक अधीनस्थ ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। परिवार के मुखिया, प्रथम बुजुर्ग, मामले की जांच कर ली गई है। हम जिन होनवेई ने उसे सौंपा गया दस्तावेज लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। उस कागज पर दूसरे और पांचवें बुजुर्गों से जुड़ी घटनाओं से पहले फेहोंग गैंग और नाइन स्टोर्स गैंग के सदस्यों की गतिविधियों का विवरण था, जिसमें कुल 23 नाम सूचीबद्ध थे। जू परिवार, झाओ परिवार और रेन परिवार सभी इसमें शामिल थे। उनमें बोन फोजिन रेलम और ऑर्गन फोजिन रेलम के मार्शल आर्टिस्टों के नाम थे, और लिन जेयू का नाम प्रमुखता से चमक रहा था। चाचा, मैं इन लोगों को आप पर छोड़ता हूं, जिन होनवेई ने सूची जिन हाई को सौंपते हुए कहा। समझ गया, जिन हाई ने सूची लेते हुए शांति से उत्तर दिया। सितारों के बीच चांद ऊंचा और धुंधला लटका था।
आज रात पूर्णिमा थी और उसकी चांदी जैसी रोशनी ने जमीन को धुंधली रेशमी चादर की तरह ढंक दिया था। लिन जेयू अगली सुबह जल्दी डाबा पर्वत के लिए प्रस्थान करने वाला था। चूंकि आज रात ही ब्लैक मार्केट खुलने का दिन था, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया। शहर के भीतरी हिस्से को छोड़कर उसने एक सुनसान जगह ढूंढी, गहरे रंग के कपड़े पहने और एक मुखौटा लगा लिया। 10 मिनट से अधिक समय तक तेजी से चलने के बाद वह परिचित ब्लैक मार्केट में पहुंच गया। अपनी पहली यात्रा के बाद से लिन जेयू लगभग हर बार ब्लैक मार्केट खुलने पर आता था। अपनी पहली कुछ यात्राओं को छोड़कर जब वह सामान बेचने आया था, बाकी समय वह बस ये देखने के लिए इधर उधर घूमता था कि क्या उसे कुछ उपयोगी मिल सकता है। अन्य शहरों के पतन के बाद कई बाहरी लोग सोनगई शहर में आ गए थे, जिससे हर ब्लैक मार्केट सभा में नई और दिलचस्प वस्तुएं आने लगी थी। वह हर बार ब्लैक मार्केट खुलने पर अपनी किस्मत आजमाने आता था। वह एक शक्तिशाली विस्फोटक प्रकार की मार्शल तकनीक खोजने की उम्मीद कर रहा था। ब्लैक मार्केट में प्रवेश करने पर लिन जेयू ने उसे लोगों से गुलजार पाया। वहां काफी चहल पहल और भीड़ थी। विद्रोही सेना के आक्रमण ने सोनगई शहर को उजाड़ दिया था, फिर भी ब्लैक मार्केट और भी जीवंत हो गया था, जो हथियार, जहर, विषनाशक गोलियां और हर तरह की अजीबोगरीब चीजें बेचने वाले लोगों से भरा था। लिन जेयू बिना कुछ खरीदे बस चीजें देख रहा था। जहां भी वह किसी को मार्शल मैनुअल बेचते हुए देखता, वह पूछताछ करने के लिए नीचे बैठ जाता। दुर्भाग्य से वे सभी सामान्य वस्तुएं थीं, कोई भी ऐसी तकनीक नहीं थी जिसने वास्तव में उसका ध्यान खींचा हो। लिन जेयू ने मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई उपयुक्त तकनीक ढूंढना चाहता हूं, तो मुझे किसी बड़े शहर का दौरा करना होगा। आप खरीद रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, तो रास्ता मत रोकिए, स्टॉल मालिक ने अधीरता से कहा। यह देखकर कि लिन जेयू केवल देख रहा है और खरीद नहीं रहा है, विक्रेता चिढ़ गया। लिन जेयू ने मैनुअल का विवरण नीचे रखा और खड़ा हो गया, अगले स्टॉल की ओर बढ़ गया। 1 दर्जन मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर दूसरी गली में मुड़ गया। उसके पीछे काले रंग का मुखौटा पहने एक आदमी ने अपनी गति तेज कर दी और लिन जेयू की दिशा में बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक आकृति आ गई और वह आदमी असावधानी के कारण सीधे उससे टकरा गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी ठोस दीवार से टकरा गया हो। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी नाक से खून बहने लगा। लिन जेयू ने ठंडी नजरों से उसे नीचे देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ब्लैक मार्केट में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उसने गौर किया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बाजार का चक्कर लगाने के बाद भी वह व्यक्ति एक निश्चित दूरी बनाकर पीछे बना रहा। मेरा मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, वह आदमी हकलाया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी, जैसे उसे किसी के द्वारा सुन लिए जाने का डर हो। यह आदमी शक्तिशाली है, कम से कम ब्लड क्यूई रेलम का। लिन जेयू ने उसे यही प्रभाव दिया था, अत्यधिक शक्ति का। वह टक्कर ऐसी महसूस हुई थी जैसे किसी अभेद्य दीवार से टकराना हो। वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सावधानी से चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सीनियर, क्या आप कोई साधना तकनीक खरीदने की तलाश में हैं? उसने पहले गौर किया था कि लिन जेयू पूरे ब्लैक मार्केट में साधना तकनीकों की तलाश कर रहा था और उसे कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला था। तुम्हारे पास एक है। लिन जेयू के मन में दिलचस्पी की एक चिंगारी जगी। ब्लैक मार्केट की अपनी सभी यात्राओं में उसकी मुलाकात केवल एक अन्य व्यक्ति से हुई थी जो इस आदमी की तरह गुप्त रूप से ब्लड क्यूई रेलम तकनीकें बेचता था। हालांकि वे तकनीकें केवल रक्त ऊर्जा के दूसरे या तीसरे रूपांतरण तक ही साधी जा सकती थी, जो 10,000 ट्रूप स्टेप्स से भी घटिया थी। उनकी कीमतें आसमान छू रही थी, जो 1000 ताइल चांदी से शुरू होती थी। हम ब्लैक मार्केट में ब्लड क्यूई रेलम तकनीकें बेचना मना है। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि यह आपको संतुष्ट करेगी, आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, लिन जेयू ने सिर हिलाया। वे दोनों ब्लैक मार्केट द्वारा प्रदान किए गए एक निजी कमरे में पहुंचे, जो गुप्त लेन देन के लिए समर्पित था और जिसके उपयोग की कीमत 100 वेन थी। पैसे उस आदमी ने दिए, जिससे संकेत मिलता था कि उसे अपनी तकनीक पर भरोसा है। कमरे के चारों ओर 10 तेल के दिए जलाए गए थे, जिससे वहां काफी रोशनी थी। लिन जेयू ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारे पास कौन सी तकनीकें हैं? मेरे पास एक पूर्वजों की तकनीक है जो किसी को रक्त ऊर्जा के चौथे रूपांतरण तक पहुंचा सकती है। क्या सीनियर इसमें रुचि रखेंगे? आदमी ने संक्षिप्त विराम के बाद कहा। ऐसी तकनीक जो किसी को रक्त ऊर्जा के चौथे रूपांतरण तक पहुंचने में मदद कर सके,
सोनगई शहर जैसी जगह में अत्यंत मूल्यवान थी और कई छोटे प्रतिष्ठित परिवारों के पास भी ऐसी तकनीक नहीं थी। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था। अध्याय 133 माउंटेन शटरिंग पाम 2 रक्त ऊर्जा का केवल चौथा रूपांतरण। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लिन जेयू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके पास पहले से ही वैसी ही एक तकनीक थी, इसलिए दूसरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास जिस चीज की कमी थी वह थी एक ऐसी तकनीक जिसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तक साधा जा सके। हालांकि सोनगई शहर जैसे पिछड़े इलाके में ऐसी तकनीक मिलने की संभावना कम थी और लिन जेयू को इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। वह केवल यह देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसी तलवार तकनीक है जिसमें भयंकर दबदबा हो या कोई ऐसी मार्शल तकनीक जो उसकी सामान्य सीमाओं से कहीं अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सके। लिन जेयू ने पूछा, क्या आपके पास कोई विस्फोटक प्रकार की मार्शल तकनीक है जिसमें अपार शक्ति हो या कोई तलवार तकनीक जिसमें भयंकर बल हो? मेरे पास तलवार की तकनीक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विस्फोटक प्रकार की मार्शल तकनीक जरूर है। ये एक हथेली की तकनीक है जिसका उपयोग केवल ब्लड क्यूई रेलम या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। इस तकनीक में केवल एक ही चाल है जिसे माउंटेन शटरिंग पाम कहा जाता है। जब इसे चलाया जाता है तो ये पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती है और समुद्रों को तोड़ सकती है, उस आदमी ने जल्दबाजी में कहा। उसकी आंखें चमक उठी। वास्तव में एक है, और वह भी विस्फोटक प्रकार की तकनीक। लिन जेयू थोड़ा हैरान था। उसके सामने खड़ा आदमी बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था, फिर भी उसके पास काफी तकनीकें थीं। वह शायद किसी गिरे हुए प्रतिष्ठित परिवार का वंशज रहा होगा। लिन जेयू ने शांति से कहा, मुझे पहले तकनीक की जांच करनी होगी। यह ठीक है, सीनियर। उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी छाती से कागज का एक टुकड़ा निकाला जिस पर माउंटेन शटरिंग पाम का हिस्सा दर्ज था। लिन जेयू ने कागज लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। माउंटेन शटरिंग पाम एक मार्शल तकनीक थी जिसमें रक्त ऊर्जा विस्फोट की एक विशेष विधि दर्ज थी। इसका उपयोग करके कोई भी अपनी पूरी रक्त ऊर्जा को एक पल में छोड़ सकता था और अपनी सामान्य ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली हमला कर सकता था। ये काफी दिलचस्प तकनीक है, मैं इसे ले लूंगा। अपनी कीमत बताओ, लिन जेयू ने कहा। ब्लैक मार्केट के इतने चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसे वह मार्शल तकनीक मिल गई थी जिसे वह खोज रहा था। उसका मूल लक्ष्य एक भयंकर और दबदबे वाली तलवार तकनीक खोजना था, लेकिन उसने इसकी जगह एक मार्शल तकनीक मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। माउंटेन शटरिंग पाम की कीमत 1000 चांदी के सिक्के है, आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। 300, लिन जेयू ने शांत भाव से उत्तर दिया। एक एकल मार्शल तकनीक के लिए 1000 ताइल मांगना बेतुका था, यह अधिकांश साधना पद्धतियों से भी महंगा था। उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, सीनियर, ये तकनीक मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। ब्लड क्यूई रेलम के लिए मार्शल तकनीकें पहले से ही दुर्लभ हैं, और इसे 1000 ताइल में बेचना वास्तव में एक सौदा है। लिन जेयू ने उस पर एक फीकी नजर डाली और कहा, 300 ताइल। अगर मैं इसे नहीं खरीदता तो आप इसे सोनगई शहर में कभी नहीं बेच पाएंगे। जो इसे खरीद सकते हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी, और जिन्हें जरूरत है वे इसे खरीद नहीं सकते। इससे भी बुरा ये कि एक भी लापरवाही हुई और इसे आपसे छीन लिया जाएगा। क्या आपने वह कहावत सुनी है, एक निर्दोष आदमी अपने खजाने के कारण दोषी बन जाता है? उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और वह थोड़ा गंभीर हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि लोग कितने विश्वासघाती हो सकते हैं। एक गलत कदम और वह अपनी बिक्री और जान दोनों खो सकता था। उसने पहले लिन जेयू के स्वभाव को परखने के लिए चुपके से उसका पीछा किया था। ये देखकर कि लिन जेयू एक तर्कसंगत व्यक्ति लग रहा था, उसने उसे ये प्रस्ताव देने की हिम्मत की थी। सीनियर, 300 ताइल वास्तव में बहुत कम है। क्या आप शायद थोड़ा और बढ़ा सकते हैं? मेरे पास एक और ब्लड क्यूई रेलम साधना पद्धति भी है। अगर आप दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो मैं उन्हें कुल 1000 ताइल में दे दूंगा, उस आदमी ने अनमने मन से लेकिन दृढ़ होकर दांत पीसते हुए कहा। लिन जेयू ने पूछा, क्या वह भी एक मार्शल तकनीक है? ये एक साधना तकनीक है जिसे रक्त ऊर्जा के केवल दूसरे रूपांतरण तक ही साधा जा सकता है। हालांकि ये एक पैरों की तकनीक है। पैरों की तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं, विशेष रूप से ब्लड क्यूई रेलम के लिए। उन्हें खजाना माना जाता है। यदि आप दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो मैं आपको एक विशेष मूल्य दूंगा। क्या ख्याल है? आदमी ने उम्मीद भरी नजरों से लिन जेयू की ओर देखते हुए कहा।
उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, अन्यथा वह अपने परिवार की विरासत में मिली तकनीकों को कभी नहीं बेचता। हालांकि उसके पास ब्लड क्यूई रेलम की तकनीकें थीं, लेकिन उसकी योग्यता बहुत खराब थी। 20 से अधिक वर्षों के प्रयास के बाद वह केवल ऑर्गन फोर्जिंग रेलम के प्रारंभिक चरण तक ही पहुंच पाया था। इस बात की संभावना कम थी कि वह इस जीवन में कभी ब्लड क्यूई रेलम में प्रवेश कर पाएगा। उसकी एकमात्र उम्मीद अपनी तकनीकों को कुछ चांदी के बदले बेचना और उसका उपयोग आखिरी बार एक हताश प्रयास के लिए सप्लीमेंट खरीदने के लिए करना था। मेरे पास पहले से ही पैरों की एक तकनीक है, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। मैं माउंटेन शटरिन पाम के लिए 300 टाइल दूंगा। लेना है तो लो, वरना रहने दो, लिन जेयू ने शांति से कहा। ठीक है, 300 ही सही। उस आदमी ने सहमत होते हुए दांत पीसे। ऐसे अवसर दुर्लभ थे। अगर उसने इस ग्राहक को खो दिया तो उसे नहीं पता था कि उसे दूसरा कब मिलेगा। इसके अलावा उसे सचमुच डर था कि लिन जेयू सौदे के बाद उसे लूट सकता है। यदि वह बेचने से इनकार करता तो हो सकता था कि आदमी ब्लैक मार्केट के बाहर उसका रास्ता रोक ले। यहाँ 30 सोने के सिक्के हैं। मुझे माउंटेन शटरिन पाम थमाओ। एक बार जब मैं इसे सत्यापित कर लूंगा तब तुम जा सकते हो, लिन जेयू ने सोना सौंपते हुए कहा। यह लीजिए, यह माउंटेन शटरिन पाम का मैनुअल है। माउंटेन शटरिन पाम शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालता है। इसका उपयोग लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। अत्यधिक उपयोग आपकी बांह को अपाहिज कर सकता है, आदमी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। लिन जेयू ने मैनुअल लिया और वहीं गुप्त कमरे में उसे पढ़ने लगा। सैद्धांतिक रूप से माउंटेन शटरिन पाम किसी की रक्त ऊर्जा की सामान्य शक्ति से तिगुनी शक्ति का विस्फोट कर सकता था, जिससे इसकी ताकत वास्तव में भयानक हो जाती थी। हालांकि इसमें एक बड़ी खामी थी, ये बांह पर बहुत अधिक दबाव डालता था। प्रत्येक विस्फोट के बाद बांह को नुकसान पहुंचता था और लगातार 3 बार उपयोग करने के बाद वह पूरी तरह से बेकार हो जाती थी, जिसे ठीक होने के लिए कई दिनों की आवश्यकता होती थी। चूंकि यह एक ही चाल वाली मार्शल तकनीक थी, इसलिए मैनुअल लंबा नहीं था। लिन जेयू ने 10 मिनट से भी कम समय में इसे पूरा याद कर लिया। इस तकनीक की कठिनाई रक्त ऊर्जा विस्फोट की विधि में महारत हासिल करने में थी। माउंटेन शटरिन पाम द्वारा उपयोग की जाने वाली अद्वितीय रक्त ऊर्जा विस्फोट विधि अत्यंत जटिल थी, जिसे सीखने के लिए असाधारण समझ और प्रशिक्षण के लंबे घंटों की आवश्यकता थी। तो रक्त ऊर्जा का उपयोग इस तरह से भी किया जा सकता है। लिन जेयू की आंखों में विस्मय की एक झलक चमकी। उसने अपनी दाहिनी हथेली फैलाई और अपनी बांह में थोड़ी मात्रा में रक्त ऊर्जा प्रवाहित की। एक बार संचारित होने के बाद यह मैनुअल में वर्णित अद्वितीय पैटर्न के अनुसार घूमने लगी। उसकी दाहिनी बांह के चारों ओर रक्त ऊर्जा का एक हल्का भंवर बन गया। धूम! लिन जेयू ने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसकी रक्त ऊर्जा एक गरजती हुई दहाड़ के साथ फूट पड़ी। इससे उत्पन्न हवा के तेज झोंके ने उसके सामने के हर तेल के दिए को एक ही पल में बुझा दिया। सिस्क! लिन जेयू को अपनी बांह में एक तेज दर्द महसूस हुआ, उसकी दाहिनी बांह हल्की कांप रही थी। माउंटेन शटरिन पाम को सीखना वास्तव में कठिन था। एक भी गलत कदम बांह के भीतर रक्त ऊर्जा के विस्फोट का कारण बन सकता था, जिससे गंभीर चोट लग सकती थी। सौभाग्य से उसने अभी बहुत कम रक्त ऊर्जा का उपयोग किया था, वरना उसकी दाहिनी बांह की हालत बहुत खराब हो जाती। ये तकनीक रक्त ऊर्जा पर अविश्वसनीय नियंत्रण की मांग करती है। यदि मैंने पहले ही गोल्डन गूस तकनीक को सिद्ध नहीं किया होता, जिसने रक्त ऊर्जा पर मेरे नियंत्रण को भी बढ़ाया था, तो मुझे इस बिंदु तक पहुंचने के लिए वर्षों के कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती, लिन जेयू ने सोचा। उसने अपने पूरे शरीर में रक्त ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसकी बांह की चोट ठीक होने लगी। क्या भयानक समझ है! उसे अभी तकनीक मिली है और 15 मिनट से भी कम समय में वह पहले से ही इसका उपयोग करने में सक्षम है। वह आदमी यह नज़ारा देखकर गहरा सदमा खा गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह विरासत में मिली मार्शल तकनीक कितनी कठिन थी। उसके कुल में केवल मुट्ठी भर लोग ही कभी सफल हुए थे, वह भी वर्षों के भीषण प्रशिक्षण के बाद। फिर भी उसके सामने खड़े आदमी ने इसे 15 मिनट के भीतर समझ लिया था। उसकी समझ किसी दैत्य से कम नहीं थी। तकनीक असली है, तुम जा सकते हो, लिन जेयू ने मैनुअल को रखते हुए शांति से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर। उस आदमी ने लिन जेयू की ओर अपनी मुठियां बांधी, फिर गुप्त कमरे से निकलकर भीड़ में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि लिन जेयू उसे लूट सकता है और पैसे वापस ले सकता है। लिन जेयू थोड़ी देर और ब्लैक मार्केट में घूमा, लेकिन दिलचस्पी की कोई और चीज न मिलने पर वह भी जल्द ही वहां से चला गया।
सुबह हुई, लिन जेयू ने अपना सामान बांधा और अपने साथ वे सभी जड़ी बूटियां ले ली जो उसने ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के लिए खरीदी थी। बची हुई जड़ी बूटियों के 70 सेटों को पीसकर पाउडर बना लिया गया था और 7 बड़े चमड़े के थैलों में पैक किया गया था। दाबा पर्वत सोनगई शहर से कुछ दूरी पर था, लान वैली से भी दूर, इसलिए आने जाने में कई घंटे लगते। इस यात्रा के लिए यदि किस्मत ने साथ नहीं दिया तो लिन जेयू को डाबा पर्वत में 15 दिनों तक रुकना पड़ सकता था। इसलिए वह अपने साथ सभी औषधीय पाउडर ले आया। एक बार जब उसने पर्याप्त ओरिजिन फोर्स जमा कर ली तो उसने डाबा पर्वत में ही अपनी अगली सफलता पाने की योजना बनाई। लिन जेयू ने सोचा, उम्मीद है कि मैं उस विशेषज्ञ को ढूंढ पाऊंगा। उसने यात्रा के लिए आवश्यक औजार पैक किए और अपने साथ वह टोकन और पत्र लिया जो जू जिनगू ने उसे दिया था, फिर शहर के फाटकों की ओर चल पड़ा। अपने आंगन से निकलने की कुछ ही देर बाद लिन जेयू को महसूस हुआ कि कई नजरें उस पर टिकी हैं। कुछ चेहरे उसके लिए जाने पहचाने थे, वे वुडन गैंग के सदस्य थे। उसने उलझन में थोड़ा माथा सिकोड़ा और सोचा, क्या हो रहा है? वे वुडन गैंग के लोग फिर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई विशेषज्ञ पीछे नहीं आ रहा है, चारों ओर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद लिन जेयू अनजाने में सामान्य रूप से चलता रहा। उसके वर्तमान स्तर पर रक्त ऊर्जा के चौथे रूपांतरण से परे के मार्शल आर्टिस्ट ही उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे, और चौथे रूपांतरण या उससे ऊपर के लोग सोनगई शहर में कुलीन हस्तियां थे। वे उसके जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। सोनगई शहर के बाहर कई हटे कट्टे आदमियों ने लिन जेयू की जाती हुई आकृति को देखा। उसका पीछा करो, लेकिन सावधान रहो। उच्चाधिकारियों ने हमें शहर के बाहर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। हालांकि उसे सचेत न होने दें। हमें चुपचाप ये पता लगाना है कि क्या जू परिवार गुप्त रूप से कुछ साजिश रच रहा है, उनमें से एक आदमी ने कहा। अध्याय 134 साधना 1। अपनी गति बढ़ाने और घने जंगल में तेजी से घुसने से पहले हर कोई शांत हो गया। संकरा रास्ता बीस्ट रोड माउंटेन की ओर जाता था। सुबह का समय था और उनके अलावा वहां कोई नहीं था। वे जंगल में केवल 200 मीटर ही अंदर गए थे कि अचानक जंगल के भीतर से ठंडी रोशनी की 4 लकीरें निकली, जिनमें से प्रत्येक उन 4 हटे कट्टे आदमियों के माथे में सटीक रूप से जा धंसी। खोपड़ियां फटने की आवाज के साथ गीले धपके और तीखी चटक गूंज उठी। वे चारों भारी आकृतियां प्रचंड बल के कारण पीछे की ओर जा गिरी और जमीन पर बुरी तरह ढेर हो गईं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी आंखों की रोशनी बुझ गई। फेंकने वाले चाकुओं ने एक ही पल में उनकी जान ले ली थी। इकलौते जीवित बचे व्यक्ति को पलक झपकते ही एहसास हो गया कि उसके साथी मारे जा चुके हैं। दहशत के मारे उसकी पैंट गीली हो गई और वह जमीन पर गिरकर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। मुझे मत मारो। वह जंगल से निकलती हुई आकृति को घूरने लगा और घबराहट में अपने हाथों के सहारे पीछे की ओर खिसकने लगा। झटके और आतंक ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया था। जिस व्यक्ति ने पलक झपकते ही उसके 4 साथियों का वध कर दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि उनका लक्ष्य लिन जेयू था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह केवल बोन फोजिन रेलिम के शिखर पर है। भाड़ में जाए बोन फोजिन रेलिम, ये बंदा तो साफ तौर पर ब्लड क्यूई रेलिम का उस्ताद है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिन जेयू ने उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरते हुए उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके शरीर से एक भयानक और दबदबे वाली क्यूई की लहर उठी, जिसने उस आदमी पर दबाव बनाया और उसके इरादों को चकनाचूर कर दिया। उसने पाया था कि कमजोर मानसिक संकल्प वाले लोगों पर पूछताछ के दौरान ऐसा दमनकारी बल बहुत अच्छा काम करता है। यह ऊपर से आदेश था। उन्होंने हमें आप पर, आपकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा था, आदमी हकलाते हुए बोला। बाहरी तौर पर मैं केवल एक बोन फोजिन रेलिम का मार्शल आर्टिस्ट हूं। मेरी जांच क्यों? लिन जेयू ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था, तो जिन परिवार उसे निशाना बनाने में कैसे कामयाब रहा? हमारा बड़ा भाई भी, जो ऑर्गन फोजिन रेलिम के शिखर पर था, तुम्हारे चाकू से मारा गया। तुम किस बोन फोजिन रेलिम के योद्धा होने का नाटक कर रहे हो? उस आदमी ने मन ही मन कोसा। उसने अपने विचारों को जुबान देने की हिम्मत नहीं की। घबराहट ने सारा होश छीन लिया था, अब केवल जीवित रहना ही उसकी चिंता थी। आप मुख्य लक्ष्य नहीं हैं। जिन परिवार ने ब्लड क्यूई रेलिम के 2 बुजुर्गों को खो दिया है, इसलिए परिवार के बड़े बुजुर्ग आग बबूला थे। उन्होंने इसमें शामिल संभावित लोगों की एक सूची बनाई थी, और उसमें आपका नाम भी था।
उन्हें संदेह है कि शायद आप कुछ जानते हो, इसलिए उन्होंने हमें आपका पीछा करने और ये पता लगाने का आदेश दिया कि आप रोज पहाड़ों में क्यों जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में केवल बीस्ट रोड माउंटेन में शिकार कर रहे हैं। उस आदमी ने एक ही बार में सब कुछ उगल दिया। सच तो ये है कि अटल संकल्प वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग जरा सी धमकी या दर्द में सब स्वीकार कर लेते हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसके बारे में कभी किसी से नहीं कहूंगा। मैं वफादारी से आपकी से उसने अपनी बेताब विनती शुरू ही की थी कि उसका सिर उसकी गर्दन से सफाई से अलग हो गया, जैसे कांच कटा हो। खून की एक लाल धार फूट पड़ी। कारण जानने के बाद लिन जेयू ने आखिरकार राहत की एक शांत सांस ली। तो वे केवल ये सोच रहे थे कि उसका कुछ संबंध हो सकता है और वह कुछ बातें जानता होगा, न कि वे वास्तव में उस पर शक कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जिन परिवार ने इस हद तक जाकर जांच की थी, यहां तक कि उस व्यक्ति की भी जिसका इस मामले से बहुत कम लेना देना था। एक ही दिन में ब्लड क्यूई रेलम के 2 बुजुर्गों को खोना जिन परिवार के लिए एक गंभीर झटका था। हालांकि इन लोगों को मारने से जिन परिवार वास्तव में मुझ पर शक करना शुरू कर सकता है, लिन जेयू बुदबुदाया। फिर भी वह बहुत चिंतित नहीं था। जल्द ही उसकी ताकत ब्लड क्यूई के चौथे रूपांतरण तक पहुंच जाएगी। तब तक सोनगई शहर में बहुत कम लोग उसे धमकी देने के काबिल होंगे, या शायद कोई भी नहीं। गोल्डन गूस तकनीक में अपनी महारत के साथ, जो कोई भी उसके जीवन को खतरे में डालना चाहेगा, उसे पैरों की तकनीकों का सच्चा विशेषज्ञ होना होगा, या फिर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली, यानी ब्लड क्यूई के 5वें या 6ठे रूपांतरण पर होना होगा। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद लिन जेयू ने अपनी दिशा बदली और दूसरी ओर चल पड़ा। दाबा पर्वत बहुत दूर स्थित था, लान वैली से बिल्कुल विपरीत दिशा में। ये एक सुदूर पहाड़ था जहां लोग बहुत कम आते थे। आधे रास्ते में आसमान और गहरा हो गया। 1 घंटे से अधिक समय के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, इसलिए लिन जेयू को शरण लेने के लिए एक सुनसान गांव मिला। बारिश की आवाज तेज होने लगी। सर्दी अभी खत्म ही हुई थी और वसंत अपनी लंबी, कोमल फुहारें लेकर आया था। कौन जानता है कि ये कब तक चलेगा। मौसम का पूर्वानुमान न होना परेशानी भरा है, वह बुदबुदाया। उसने बारिश को और तेज होते देखा और आह भरी। वह सुनसान गांव ज्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन वह एक घर ढूंढने में कामयाब रहा जो शरण लेने के लिए काफी मजबूत था। वह तेल लगे कपड़े से बना रेनकोट साथ लाया था, हालांकि उसे पहनना असहज था और यात्रा के लिए अजीब था। उसने इंतजार करने का फैसला किया। यदि 1 घंटे बाद भी बारिश नहीं रुकी, तो वह उसे पहन लेगा और अपनी यात्रा जारी रखेगा। बाहर बारिश की आवाज के बीच लिन जेयू ने खुद को माउंटेन शटरिंग पाम तकनीक के अध्ययन में लगा दिया। अधिक सटीक रूप से, ये विस्फोटक रक्त ऊर्जा जारी करने की एक विधि थी। इसने एक ही बार में रक्त ऊर्जा की अधिक मात्रा को केंद्रित करने और विस्फोट करने के लिए एक अद्वितीय संचार पद्धति का उपयोग किया, जिससे सामान्य सीमाओं से परे शक्ति का विस्फोट हुआ। पर्याप्त नियंत्रण के साथ इसे मुक्कों या पैरों के माध्यम से भी संचालित किया जा सकता था। हालांकि ये तकनीक अत्यंत कठिन थी। इसमें महारत हासिल करने के लिए अपनी रक्त ऊर्जा पर असाधारण कमान के साथ साथ एक विशेष श्वसन विधि और मांसपेशियों, टेंडन और त्वचा के सटीक नियंत्रण के बीच समन्वय की आवश्यकता थी। हाथ मानव शरीर के सबसे लचीले हिस्से थे, जो उन्हें इस विस्फोटक तकनीक के लिए सबसे आसान माध्यम बनाते थे। हालांकि इसे पैरों पर लागू करने से कठिनाई कई गुना बढ़ गई। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल बारबेरिक ऑक्स फिस्ट परफेक्शन 6फोल्ड सेबर उन्नत महारत 46%। गोल्डन गूस तकनीक 8वां चरण 48%। 10,000 ट्रूप स्टेप्स 5वां चरण 57%। पॉइजन किंग बॉडी पहला चरण 0%। माउंटेन शटरिंग पाम दीक्षा 32%। टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड तीसरा चरण 5%। रक्त ऊर्जा पर अपने असाधारण नियंत्रण के कारण मैंने केवल एक रात में माउंटेन शटरिंग पाम को 32% दीक्षा तक पहुंचा दिया है। लेकिन यहां से यह और भी कठिन होता जाएगा। पूर्णता तक पहुंचने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर के डेटा का अध्ययन किया और खुद से बुदबुदाया। माउंटेन शटरिंग पाम के कोई निश्चित चरण नहीं थे। सैद्धांतिक रूप से पूर्णता तक पहुंचने से वह अपनी रक्त ऊर्जा की सामान्य शक्ति से तिगुनी शक्ति का विस्फोट कर सकेगा। जिन तकनीकों में चरण विभाजन नहीं था, उन्हें वह अपनी इच्छानुसार वर्गीकृत कर सकता था: सुप्त, दीक्षा, दक्षता, प्रारंभिक महारत, उन्नत महारत और पूर्णता।
वह विस्तृत विवरण को छोड़ भी सकता था और बस तब तक अभ्यास कर सकता था जब तक कि प्रगति बार 100% तक न पहुंच जाए, जो पूर्णता को दर्शाता है। फिर भी उस पद्धति में फीडबैक बहुत धीमा मिलता था और 1% की वृद्धि देखने में ही युगों लग सकते थे, जिससे उत्साह कम हो जाता था। हल्की बूंदाबांदी जारी रही। आधे घंटे बाद बाहर बारिश कम होने लगी। लिन जेयू जाने की जल्दी में नहीं था। उसके दाहिने हाथ और पैर की मांसपेशियां हल्की सी कांप उठी क्योंकि उसकी रक्त ऊर्जा उसके सटीक नियंत्रण में एक अद्वितीय संचार पद्धति के माध्यम से उनमें प्रवाहित हो रही थी। एक ही समय में दो कार्यों पर अपना मन केंद्रित करते हुए उसने अपने दाहिने हाथ और पैर पर एक साथ विस्फोटक तकनीक लागू करने की कोशिश की। उसके पैर लगभग उसके हाथों जितने ही फुर्तीले थे और पर्याप्त ध्यान के साथ वह उनके माध्यम से भी उतना ही बल लगा सकता था। अगर मैं इस विस्फोट तकनीक को अपने पैरों के माध्यम से लागू कर सकूं, तो क्या ये माउंटेन शटरिंग लेग नामक एक नया मार्शल आर्ट नहीं बन जाएगा? लिन जेयू को आश्चर्य हुआ। जैसे ही यह विचार बना, उसकी चेतना के भीतर का डेटा बदल गया और माउंटेन शटरिंग लेग नाम की एक नई प्रविष्टि दिखाई देने लगी। अध्याय 135 साधना 2। तो ये वास्तव में काम करता है। सिंगल क्वोट। लिन जेयू ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। अपने गोल्डन फिंगर को इतने लंबे समय तक पास रखने के बाद उसने इसका गहराई से अध्ययन कर लिया था। कोई भी साधना तकनीक या मार्शल आर्ट जो सीधे शरीर को प्रभावित करती थी और जिसका सक्रिय रूप से अभ्यास किया जा सकता था, वह उसके कौशल पैनल में एक तकनीक के रूप में दिखाई देने लगती थी। हालांकि अत्यधिक सरल गतिविधियां या व्यायाम, जैसे कि तलवार चलाना, दौड़ना या उठक बैठक करना, वहां दिखाई नहीं देते थे। शायद गोल्डन फिंगर ने ऐसी चीजों को वास्तविक कौशल कहलाने के लिए बहुत मामूली समझा था। एक ही विचार के साथ लिन जेयू ने डेटा पैनल से माउंटेन शटरिंग लेग को गायब कर दिया। कुछ सोच विचार के बाद उसने बारबेरिक ऑक्स फिस्ट, 10,000 ट्रूप स्टेप्स और पॉइजन किंग बॉडी को भी छिपा दिया, जिससे केवल 6-फोल्ड सेबर, गोल्डन गूज तकनीक, माउंटेन शटरिंग पाम और टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड ही दिखाई दे रहे थे। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल 6-फोल्ड सेबर उन्नत महारत 46%, माउंटेन शटरिंग पाम दीक्षा 32%, गोल्डन गूज तकनीक 8वां चरण 48%, टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड 3रा चरण 5%। इस तरह ये काफी व्यवस्थित लग रहा था। 10,000 ट्रूप स्टेप्स को पहले ही गोल्डन गूज तकनीक में शामिल कर लिया गया था, इसलिए जैसे जैसे गोल्डन गूज तकनीक 8वें चरण में आगे बढ़ती और पूर्णता की ओर पहुंचती, 10,000 ट्रूप स्टेप्स भी उसी के अनुसार बढ़ते, जिससे उसे अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक पॉइजन किंग बॉडी की बात थी, लिन जेयू की फिलहाल इसे अपग्रेड करने की कोई योजना नहीं थी। ये बहुत महंगा था। इसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री एकत्र करने में कम से कम 10,000 चांदी के सिक्के खर्च होंगे। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम को अपनी ताकत बढ़ाने में निवेश करना ज्यादा बुद्धिमानी होगी। फिलहाल टॉक्सिकोलॉजी कोडेक्स के उसके अध्ययन ने उसे जहरों का पर्याप्त ज्ञान और उन्हें पहचानने व उनसे बचाव करने की क्षमता दे दी थी। उसकी बढ़ती ताकत के साथ मिलकर यह पहले से ही पर्याप्त से अधिक था। माउंटेन शटरिंग पाम को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए ओरिजिन फोर्स की लगभग 2 और अधिकतम 3 इकाइयों की आवश्यकता होगी। जब समय आएगा तो ये पहली तकनीक होगी जिसे मैं बेहतर बनाऊंगा। ब्लड क्यूई रिलिम में केवल तीसरे, छठे और 9वें रूपांतरण तक पहुंचने पर ही व्यक्ति की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ती है। चौथे रूपांतरण तक आगे बढ़ने से भी ताकत केवल 10% से 20% तक ही बढ़ती है। यह कोई बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन एक बार जब माउंटेन शटरिंग पाम पूर्णता तक पहुंच जाएगा, तो मैं सामान्य रक्त ऊर्जा की तिगुनी ताकत का विस्फोट करने में सक्षम हो जाऊंगा। यह युद्ध शक्ति के लिए कहीं अधिक बढ़ावा होगा और एक उत्कृष्ट गुप्त रूप का पत्ता साबित होगा। लिन जेयू ने शांति से विचार किया। उसके मन में एक और विचार था, जिसे वह तभी आजमाएगा जब माउंटेन शटरिंग पाम और गोल्डन गूज तकनीक दोनों पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह उसने 10,000 ट्रूप स्टेप्स को गोल्डन गूज तकनीक में मिलाया था, वह माउंटेन शटरिंग पाम की विस्फोटक रक्त ऊर्जा पद्धति को भी इसमें एकीकृत करना चाहता था। फिर भी इस तरह का मेल बिठाना असाधारण रूप से कठिन होगा। 10,000 ट्रूप स्टेप्स और गोल्डन गूज तकनीक दोनों ही पैरों पर आधारित कलाएं थी, जो स्वभाव में काफी समान थी, जिससे उनका मिलन संभव हो सका।
लेकिन माउंटेन शटरिंग पाम की विस्फोटक रक्त ऊर्जा पद्धति साधारण मार्शल तकनीकों से मौलिक रूप से अलग थी। अंतर बहुत बड़ा था, इसे उतनी आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता था जितनी आसानी से 10,000 ट्रूप स्टेप्स को जोड़ा गया था। हालांकि वह इसे एक नए मार्शल आर्ट के रूप में मान सकता था और इसे शुरू से साधना शुरू कर सकता था। लिन जेयू ने गोल्डन गूस तकनीक का 9वां चरण बनाने का प्रयास करने से पहले दोनों तकनीकों के पूर्णता तक पहुंचने का इंतजार करने की योजना बनाई। गोल्डन गूस तकनीक का 9वां चरण, जैसा कि उसने कल्पना की थी, माउंटेन शटरिंग पाम के विस्फोटक रक्त ऊर्जा नियंत्रण को इसकी मूल संचार पद्धति में एकीकृत करेगा। यदि विचार व्यवहारिक साबित हुआ तो डेटा पैनल एक संबंधित 9वें चरण की प्रविष्टि प्रदर्शित करेगा। यदि नहीं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसा लगता था कि उसका गोल्डन फिंगर उसके सिद्धांतों की व्यवहार्यता को भी सत्यापित कर सकता है। उसने 1 और घंटे तक प्रशिक्षण लिया जिससे उसकी बांह की मांसपेशियां और त्वचा इस तरह कांपने लगी जैसे वे फट रही हो और उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द होने लगा। उसने प्रशिक्षण में अपनी रक्त ऊर्जा के केवल एक छोटे से हिस्से का उपयोग किया था, फिर भी क्षति पहले से ही गंभीर थी। वह केवल पूरी ताकत वाले विस्फोट के दबाव की कल्पना ही कर सकता था। फिर भी निरंतर अभ्यास के साथ उसका शरीर धीरे धीरे ढल जाएगा। जैसे जैसे उसकी दक्षता में सुधार होगा, रक्त ऊर्जा विस्फोट के दौरान शारीरिक बोझ कम होता जाएगा। बारिश रुक गई है, अब आगे बढ़ने का समय है। अपना बैग उठाकर लिन जेयू ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अपनी दाहिनी बांह की चोट को ठीक करने के लिए रक्त ऊर्जा का संचार करने लगा। यात्रा करते समय उसने अपना ध्यान बांटा और चलते चलते रक्त ऊर्जा का प्रयोग किया। जब उसकी बाईं बांह बहुत अधिक थक गई तो उसने अपने दाएं हाथ से माउंटेन शटरिंग पाम का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जब तक वह डाबा पर्वत पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। ई पहाड़ी जंगल में प्रवेश करते हुए लिन जेयू ने एक जगह ढूंढी और अपनी बांस की सीटी बजाई, जिससे तीखी और गूंजती हुई आवाजें निकली। सीटी तेज और स्पष्ट थी, जिसकी आवाज जंगल में साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बजाने के बाद वह रुक गया। उसने अपना पेट भरने के लिए अपने बैग से कुछ सूखा राशन निकाला और 1 घंटे तक इंतजार किया। हर 10 मिनट में सीटी बजाता रहा। अगर उस दौरान कोई नहीं आया तो वह दूसरी जगह जाकर प्रक्रिया दोहराएगा। लिन जेयू ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं बस आशा करता हूं कि बारिश न होती रहे, वरना मैं पूरे समय सूखा राशन चबाने में ही फंसा रहूंगा। बारिश के मौसम में जंगल के पेड़ सभी नम थे, जिससे मांस भूनने के लिए आग जलाना असंभव था। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी जवाब में कोई नहीं आया। अपनी बांस की सीटी बजाना जारी रखते हुए लिन जेयू ने जंगल में आराम करने या शरण लेने के लिए एक उपयुक्त गुफा की तलाश की। इस मौसम में किसी भी समय फिर से बारिश हो सकती थी और खुले में रहने से वह भीग जाता। 4 घंटे से अधिक समय के बाद उसे अंततः पहाड़ के आधे रास्ते पर एक गुफा मिली। वह भीतर से गहरी और घनी काली थी और अंदर जाने पर उसे कई हड्डियां बिखरी हुई मिली, क्योंकि ये कभी किसी खूंखार जानवर की मांद रही थी। गुफा को सुरक्षित करने के बाद वह थोड़ी देर और अपनी बांस की सीटी बजाने के लिए फिर से बाहर निकला, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते रात हो गई। अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? पहले मिली गुफा में लौटते ही लिन जेयू जोर से कांप उठा और उसकी रक्त ऊर्जा स्वाभाविक रूप से संचारित होने लगी। गुफा में एक ठंडी, दमनकारी अनुभूति भर गई, जिससे वह बहुत असहज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अशुभ चीज उसके शरीर में समाने की कोशिश कर रही हो, जिससे उसकी रक्त ऊर्जा में बेचैनी पैदा हो रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसके भीतर एक परिचित एहसास जागा। ये वही एहसास था जो उसने एक बार बाशी पर्वत की उस प्रेतवादित खदान में महसूस किया था। फिर भी यहाँ की डरावनी ठंड उस खदान में महसूस की गई ठंड से कहीं अधिक प्रबल थी। लिन जेयू ने सोचा, क्या इस गुफा में कोई भूत हो सकता है? उसे जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि उसने दिन के दौरान ऐसा कोई आभामंडल महसूस नहीं किया था, फिर भी अब रात होते ही गुफा दमनकारी रूप से ठंडी और उदास हो गई थी। इसके विपरीत बाशी पर्वत की खदान दिनदहाड़े भी यिनक्यूई छोड़ती थी, जिससे वहां रुकना असहनीय हो जाता था। यह अजीब है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर लिन जेयू ने घने अंधेरे की ओर देखा और एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने आग जलाने वाला पत्थर निकाला, एक मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। भूत विशेष रूप से खतरनाक नहीं थे, उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसे डरने की कोई बात नहीं थी। चूंकि ऐसी मुठभेड़ दुर्लभ थी, इसलिए उसने स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। अध्याय 136 निष्कर्ष 1।
गुफा एक भयानक अंधेरे में लिपटी हुई थी। आमतौर पर जंगल की किसी गुफा में यदि जंगली जानवर न भी हो, तब भी वह कीड़ों और छोटे जीवों का रैनबसेरा होती है। फिर भी लिन जेयू को वहां एक मकड़ी तक नहीं मिली। धूल के अलावा वह गुफा डरावनी हद तक साफ थी और वहां जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। सतर्क रहते हुए उसने अपनी मशाल थामी और धीरे धीरे गुफा की गहराई में कदम रखा। वह अपने पैरों में रक्त ऊर्जा संचित करते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहा था, ताकि किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार रहे। लिन जेयू ने सोचा, क्या यहाँ कोई भूत प्रकट होगा? वह इस दुनिया के भूतों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उनके माध्यम से वह अमरदाओं के किसी छिपे हुए पहलू की झलक पा सकता था। लगभग 3 मीटर आगे बढ़ने के बाद गुफा में हवा गूंजने की आवाज आई। यह आवाज बाहर से आई थी, जहां एक तेज हवा का झोंका प्रवेश द्वार से टकराया था। हालांकि उस शाम बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हवा जोर से चल रही थी, जिससे लग रहा था कि आधी रात तक भारी बारिश हो सकती है। वह जितना गहरा जाता, ठंडी नफरत और अशुभ आभामंडल उतना ही घना होता जाता, जो लगातार उसके शरीर में समाने की कोशिश कर रहा था। यदि मार्शल आर्ट्स में अप्रशिक्षित कोई साधारण युवक होता, तो इस गुफा में एक रात बिताने पर ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता। हालांकि लिन जेयू की ताकत के सामने इसका कोई असर नहीं हुआ। टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के बाद उसके शरीर के भीतर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके मांस में छिपी उसकी हल्की सी परत ने भी गुफा की अशुभ यिन ऊर्जा को आसानी से बेअसर कर दिया। जल्द ही वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिस भूत की उसने कल्पना की थी वह कभी प्रकट नहीं हुआ, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। कितना अजीब है, यदि यहाँ कोई भूत नहीं है, तो यहाँ बुराई का आभामंडल इतना प्रबल क्यों है? क्या यह उन पौराणिक अत्यधिक येन वाले स्थानों में से एक हो सकता है? लिन जेयू ने विचार किया। उसने अपनी मशाल ऊपर उठाई और दीवारों के हर इंच को रोशन किया, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। फिर भी गुफा खाली थी। जमीन पर बिखरी हुई कुछ सूखी हड्डियों के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए लिन जेयू ने अपना मन साफ किया, आंखें बंद की और खुद को गुफा की उस अशुभ यिन ऊर्जा के प्रति एकाग्र किया। टप 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 वह उस दिशा की ओर बढ़ा जहां अशुभ यिन ऊर्जा सबसे प्रबल थी। ऐसा लगता है कि यह दुष्ट ऊर्जा यहीं से निकल रही है। लिन जेयू ने आभामंडल को ध्यान से महसूस किया और गुफा की दीवार के दाहिने हिस्से की ओर गया, जहां वह अशुभ ऊर्जा सबसे घनी थी। कितना दिलचस्प है, क्या इसके अंदर कोई जीवित लाश छिपी हो सकती है? लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। दीवार को तोड़कर खुद देखने की इच्छा को दबाते हुए वह कुछ कदम पीछे हटा और प्रवेश द्वार के पास पालथी मारकर बैठ गया। यदि वास्तव में इसके भीतर कोई जीवित लाश सील थी, तो अभी दीवार तोड़ना एक बुरा विचार होता। उसने जो लोक कथाएं पढ़ी थी और जू किन्ही व अन्य लोगों से जो सुना था, उसके अनुसार जीवित लाशें रात के समय सबसे अधिक शक्तिशाली होती थीं। उसने अगले दिन दोपहर तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, जब सूरज अपने चरम पर होता है, ताकि दीवार तोड़कर जांच की जा सके। यदि कल फिर से बारिश हुई, तो वह आगे की खोज करने से पहले धूप निकलने तक कुछ और दिन प्रतीक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है कि आधी रात को वहां से कोई राक्षसी चीज बाहर नहीं निकलेगी, लिन जेयू ने गुफा की गहराई की ओर देखते हुए सतर्कता से सोचा। वह सोया नहीं, इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठा और टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड का अभ्यास करने लगा, जिससे उसने अपने आभामंडल को बिल्कुल न्यूनतम कर दिया और गुफा की गहराइयों पर लगातार नजर बनाए रखी। टिप टिप आधी रात तक बाहर भारी बारिश शुरू हो गई। हवा की लहरें गुफा के भीतर पानी की बूंदें ले आईं। लिन जेयू उठा और गहरा अंदर गया और फिर से बैठकर ध्यान करने लगा। गुफा के भीतर कुछ भी हलचल नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। उसकी वर्तमान ताकत के साथ 5 दिन और रात जागते रहना कोई समस्या नहीं थी। छी छी, चूं चूं। भोर होते ही पूरे जंगल में पक्षी चहचहाने लगे। कल रात की बारिश के बाद पेड़ों के बीच धुंध छा गई थी। अंगड़ाई लेते हुए लिन जेयू ने बाहर निकलने से पहले गुफा की गहराई की ओर एक नजर डाली। घटनाहीन रात ने उसे थोड़ा निराश किया। बारिश रुक गई थी, जिससे जमीन कीचड़ भरी हो गई थी। अपने पंजों के हल्के से स्पर्श के साथ वह हरकत में आया और जंगल के बीच से तेजी से आगे बढ़ने लगा। ई बांस की सीटी की गूंज जंगल में सुनाई दी। उस व्यक्ति के आने का इंतजार करते हुए लिन जेयू ने माउंटेन शटरिंग पाम तकनीक का अध्ययन जारी रखा। हालांकि बारिश रुक गई थी, लेकिन सूरज नहीं निकला।
आसमान धुंधला और भारी बना रहा, जैसे किसी भी क्षण फिर से बरस सकता हो। उसने कई बार स्थान बदले लेकिन उसे उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसे जंगली जानवर भी बमुश्किल ही दिखाई दिए। बीस्ट रोर माउंटेन की तुलना में यहाँ के वन्यजीव कम और बहुत कमजोर थे। शाम ढल गई। दाबा पर्वत की रात डरावनी हद तक खामोश थी, हालांकि कई हिंसक जानवर शिकार के लिए बाहर निकले थे। ठंडी रोशनी की एक चमक ने एक छलांग मारते हुए जानवर को साफ 2 टुकड़ों में काट दिया। लिन जेयू ने जानवर की लाश पर एक नजर डाली लेकिन उसे ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। बारिश के बाद और धूप न होने के कारण जंगल के पेड़ खाना पकाने के लिए बहुत नम थे। दिशा तय करने के बाद वह पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़ा। वह उस अशुभहीन ऊर्जा वाली गुफा की ओर नहीं गया, बल्कि दूसरी दिशा में गया। उस दिन अपनी खोज के दौरान लिन जेयू ने एक दूसरी गुफा खोजी थी। वह मानव निर्मित लग रही थी, जिसमें मानव निवास के हल्के निशान थे। जहां तक पहली गुफा की बात थी, उसने बाद में इसकी जांच करने का फैसला किया। चूंकि उसे डाबा पर्वत में 10 दिनों से अधिक समय तक रहना था, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। अब और ओरिजिन फोर्स प्राप्त करने का समय आ गया है, लिन जेयू बुदबुदाया। उसने पूरा दिन उस व्यक्ति को ढूंढने में बिताया था जिससे साधना के लिए समय नहीं मिला, इसलिए वह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए रात में गुफा में ही लौट सका। गुफा विशाल थी, 30 वर्ग मीटर से अधिक। यह उसके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त थी। एक कोने में अपनी मशाल गाड़कर लिन जेयू ने अपना अभ्यास शुरू किया। बारबेरिक ऑक्स फिस्ट के साथ मिलकर गोल्डन गूस तकनीक का अभ्यास करते समय उसकी रक्त ऊर्जा उसके भीतर उग्र हो उठी और उसके प्रहारों के बल से गुफा में हवा के झोंके चलने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 घंटे से अधिक समय के बाद लिन जेयू दीवार का सहारा लेकर हाँफने लगा। उसकी मांसपेशियां हल्की सी कांप रही थी। उसने थोड़ी देर आराम किया, रक्त ऊर्जा की कुछ धाराओं को परिष्कृत किया और आखिरकार अपनी ताकत वापस पा ली। लिन जेयू ने सोचा, चलिए वृद्धि शुरू करते हैं। उसके सामने एक मोटे पेड़ के तने से बना लकड़ी का बर्तन रखा था, जिसमें पानी के साथ ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 6 सेट मिले हुए थे। माउंटेन शटरिंग पाम शरीर को बहुत अधिक नहीं बढ़ाता था, ज्यादा से ज्यादा ये बाजुओं को मजबूत करता था ताकि वे अपनी अनूठी रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक को बेहतर ढंग से सह सकें। इसलिए इसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता थी। लिन जेयू ने अनुमान लगाया था कि कार्य के 3 सेट पर्याप्त होंगे, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसने 6 तैयार किए। अतिरिक्त औषधीय शक्ति उसकी रक्त ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करेगी। हर बार जब वह आगे बढ़ने के लिए ओरिजिन फोर्स का उपयोग करता, तो वह अपने शरीर को उसके चरम स्तर पर तब तक बहाल कर सकता था जब तक पर्याप्त औषधीय शक्ति मौजूद हो। हालांकि डाबा पर्वत शांत लग रहा था, लेकिन जंगल में रहते हुए पूरी ताकत बनाए रखना बुद्धिमानी थी। लिन जेयू ने मन ही मन आदेश दिया, माउंटेन शटरिंग पाम को बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 1 इकाई का उपयोग करें, और वह पालती मारकर बैठ गया। एक ही पल में एक परिचित एहसास उस पर छा गया। चेतना के एक अनोखे स्थान में प्रवेश करने से पहले उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए धुंधला हो गया। वहां लिन जेयू ने शारीरिक चोट की चिंता किए बिना किसी रोक टोक के माउंटेन शटरिंग पाम का अभ्यास करते हुए अंतहीन प्रशिक्षण शुरू किया। ओरिजिन फोर्स का उपयोग करने का लाभ यह था कि उसे अब अनुचित प्रशिक्षण या अत्यधिक परिश्रम के कारण होने वाली चोटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस चेतना स्थान के भीतर उसके ठीक होने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, और माउंटेन शटरिंग पाम को पूरी ताकत से चलाने से होने वाला कोई भी नुकसान 2 सांसों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाता था। जैसे ही उसने बिना रुके अथक प्रशिक्षण लिया, रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीकों पर लिन जेयू की पकड़ और अधिक परिष्कृत होती गई। उसके माउंटेन शटरिंग पाम की प्रगति तेजी से आगे बढ़ी, दीक्षा से दक्षता तक, और जल्द ही दक्षता से प्रारंभिक महारत तक, और अंत में पूर्ण प्रारंभिक महारत की ओर 77% पर टिक गई। उसी समय उसकी कोशिकाओं की गहराई से एक रहस्यमयी ऊर्जा उभरी, जिसने बर्तन में मौजूद औषधीय तत्व को सक्रिय कर दिया। उसकी रक्त ऊर्जा को बहाल करने के साथ साथ इसने उसकी बाहों की मांसपेशियों और झिल्ली को भी परिष्कृत किया। इस रहस्यमयी वृद्धि के तहत उसकी बाह की ताकत तो नहीं बढ़ी, लेकिन ऊतक कहीं अधिक सख्त हो गए, और वह शक्ति के और भी बड़े विस्फोटों को सहन करने में सक्षम हो गया। अध्याय 137 निष्कर्ष 2। कुछ सांसों के बाद लिन जेयू ने अपनी आंखें खोली और चेतना के स्थान से बाहर आ गया। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल
सिक्सफोल्ड सेबर उन्नत महारत 46%, माउंटेन शटर इन पाम प्रारंभिक महारत 77%, गोल्डन गूस तकनीक 8वां चरण 48%, टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड तीसरा चरण 5%। तो माउंटेन शटर इन पाम को परफेक्शन तक पहुंचाने में वास्तव में ओरिजिन फोर्स की 3 इकाइयों का समय लगेगा, लिन जेयू ने अपनी चेतना में प्रदर्शित प्रगति की जांच करते हुए बुदबुदाया। ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयां माउंटेन शटर इन पाम को उन्नत महारत के करीब पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन पूर्णता तक पहुंचने के लिए एक और इकाई की आवश्यकता थी। खड़े होकर लिन जेयू ने अपनी भुजाओं को कस लिया, जिससे उसकी त्वचा के नीचे की मांसपेशियां उभर आईं। उसने एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। पूरी ताकत लगाने पर जो मांसपेशियां फूलती थीं, वे पहले की तुलना में छोटी थीं, जैसे कि वे और सघन हो गई हो। ये सब क्या था, ये जानने के लिए वह गुफा से बाहर निकला और एक बड़े पेड़ के सामने खड़ा हो गया। धूम! लिन जेयू ने अपना मुक्का चलाया, जिससे एक भयानक बल निकला जिसने पेड़ के तने को आर पार छेद दिया। उसने इस मुक्के में रक्त ऊर्जा का संचार नहीं किया था, ये विशुद्ध रूप से उसके मांस और हड्डियों की ताकत थी। टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के बाद से उसका शरीर अपार रक्त ऊर्जा से पोषित होकर किसी भी ऑर्गन फोजिंग रेलम के योद्धा से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। प्रहार का परीक्षण करने के बाद उसने शांति से निष्कर्ष निकाला, ताकत लगभग वैसी ही महसूस होती है। ओरिजिन फोर्स की वृद्धि के माध्यम से उसकी मांसपेशियों, टेंडन, हड्डियों और त्वचा को और अधिक परिष्कृत किया गया था और उनका घनत्व काफी बढ़ गया था। अब माउंटेन शटर इन पाम की शक्ति का परीक्षण करते हैं। दाहिनी बाह में रक्त ऊर्जा प्रवाहित करते हुए उसने माउंटेन शटर इन पाम की विस्फोटक तकनीक को सक्रिय किया। एक ही पल में उसकी बाह से रक्त ऊर्जा का एक विशाल सैलाब फूट पड़ा। धूम! उसकी हथेली पेड़ के तने से टकराई और वह तुरंत अनगिनत टुकड़ों में फट गया जो हवा में बिखर गए। कितना शक्तिशाली! यह मेरे पिछले पूरी ताकत वाले प्रहार से कम 1.8 गुना अधिक है। लिन जेयू उस प्रहार की शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट था। अभी वह केवल प्रारंभिक महारत पर था। एक बार जब वह माउंटेन शटर इन पाम को पूर्णता तक सिद्ध कर लेगा, तो वह अपनी वर्तमान रक्त ऊर्जा शक्ति को 3 गुना करने में सक्षम होगा। धूम! 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 लिन जेयू ने दोनों हाथों से प्रहार किया, एक साथ माउंटेन शटर इन पाम का उपयोग किया। गूंजती हुई दहाड़े सुनाई दी और पेड़ एक एक करके गिरने लगे, जिससे आसपास के जानवर डर के मारे भागने लगे। अपनी दोनों भुजाओं से लगातार 12 प्रहार करने के बाद अंततः उसकी बाहों में दर्द महसूस हुआ। बुरा नहीं है, ओरिजिन फोर्स का प्रभाव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं, तो एक बाह लगातार 8 प्रहार कर सकती है। यह मैनुअल में बताए गए 3 प्रहारों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है, लिन जेयू ने सोचा। वह इस सुधार से पूरी तरह प्रसन्न था। रहस्यमयी ऊर्जा जिसने माउंटेन शटर इन पाम के माध्यम से उसकी बाहों को मजबूत किया था, उसने उनकी शक्ति तो नहीं बढ़ाई थी, लेकिन उन्हें कहीं अधिक लचीला और सहनशील बना दिया था। इससे उसे उम्मीद जगी कि एक दिन वह अपनी सामान्य युद्ध स्थिति के हिस्से के रूप में ऐसी रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीकों को बनाए रख पाएगा। माउंटेन शटर इन पाम की शक्ति का परीक्षण करने के बाद लिन जेयू गुफा में लौट आया। लकड़ी के बर्तन से अभी भी तेज औषधीय सुगंध आ रही थी, जिससे पता चलता था कि उसकी बहुत सारी शक्ति बची हुई थी। उसने हल्का सा सूंघा, जड़ी बूटियों की बची हुई महक, ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के नए ताजे बैच की तुलना में थोड़ी कम थी। 6 सेट बहुत ज्यादा थे, अगली बार 5 ही काफी होंगे, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। उसने लकड़ी के बर्तन को गुफा के कोने में रख दिया, क्योंकि बची हुई औषधीय शक्ति का उपयोग अभी भी किया जा सकता था। समय बीतता गया और 5 दिन और निकल गए। वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था उसका अभी भी कोई पता नहीं था। दाबा पर्वत विशाल था, लेकिन अपनी गति से वह लगभग आधे हिस्से की खोज कर चुका था। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह व्यक्ति पहले ही जा चुका है। छठे दिन आखिरकार मौसम साफ हो गया। दाबा पर्वत पर आने के बाद से अब तक केवल बादल छाए रहे या बारिश हुई थी। जंगल की छतरी से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी और पेड़ों पर पक्षी मधुर गान कर रहे थे। उस गुफा की फिर से जांच करने का समय आ गया है, लिन जेयू ने तपते लाल सूरज की ओर देखते हुए बुदबुदाया। 2 दिन पहले उसने एक बार फिर अपनी सीमाओं को तोड़ा था, जिससे उसे एक साथ ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयां प्राप्त हुई थी और उसका माउंटेन शटर इन पाम सीधे पूर्णता तक पहुंच गया था। एक ही प्रहार से वह अब एक पल में अपनी रक्त ऊर्जा की तिगुनी शक्ति का विस्फोट कर सकता था। पूर्णता तक पहुंचने के बाद
उसकी बाहों की मांसपेशियां, टेंडन, हड्डियां और त्वचा और अधिक सघन और गठीली हो गई थी। पूरी तरह से सक्रिय होने पर वह एक हाथ से लगातार 16 माउंटेन शटरिंग पाम मार सकता था, जो दोनों हाथों को मिलाकर कुल 32 प्रहार थे। अपनी रक्त ऊर्जा के तीसरे रूपांतरण की शक्ति और माउंटेन शटरिंग पाम के मेल से अब वे योद्धा भी उसके लिए खतरा नहीं थे जिन्होंने 5 रूपांतरण पूरे कर लिए थे। उस सुबह लिन जेयू ने हमेशा की तरह जंगल की तलाशी ली। जब दोपहर हुई और सूरज अपने चरम पर पहुंचा तो वह यिन क्यूई से भरी गुफा में लौट आया। भूत आग और सूरज की रोशनी दोनों से डरते थे। उस अशुभहीन आभामंडल के भीतर जो कुछ भी छिपा था, संभवतः उसकी भी यही कमजोरी थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में यहां तक कि एक जीवित लाश की शक्ति भी कुछ हद तक दब जाती। दिन के समय गुफा बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। जैसे ही लिन जेयू ने अंदर कदम रखा, उसे पहले जैसा अशुभहीन आभामंडल का कोई निशान नहीं मिला। जिस स्थान को उसने पहले चिन्हित किया था, वहां पहुंचकर उसने अपने दाहिने मुक्के से प्रहार किया। एक गूंजते हुए धमाके के साथ दीवार चकनाचूर हो गई, जिससे उसके पीछे एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। लिन जेयू धीरे से चिल्लाया, दीवार के पीछे एक गुप्त कमरे को पाकर वह हैरान था। उस छेद से झांकते हुए उसे एक बार फिर अशुभहीन आभामंडल का हल्का सा आभास हुआ। अपनी मशाल लेकर उसने कक्ष को प्रकाशित किया और आखिरकार देखा कि भीतर क्या था। कक्ष छोटा था, जिसमें एक साधारण ताबूत के अलावा कुछ नहीं था। वह डरावना आभामंडल सीधे उसके भीतर से निकल रहा था। क्या इसके अंदर कोई जीवित लाश पड़ी हो सकती है? लिन जेयू ने सोचा। इसकी संभावना बहुत अधिक लग रही थी। वह लंबे समय से जीवित लाशों के प्रति आकर्षित रहा था। दुर्भाग्य से बीस्ट रोर माउंटेन वाली लाश को रेंजी ले गया था और उसका क्या हुआ ये अज्ञात था। उसे यहाँ एक और मिलने की उम्मीद नहीं थी। धूम धूम धूम। लिन जेयू ने फिर से अपने मुक्के चलाए, जिससे दीवार पूरी तरह से खुल गई। अंत में वह गुप्त कक्ष के भीतर के ताबूत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कक्ष के अंदर फर्श और ताबूत दोनों पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे, जो एक साथ जुड़कर एक एकीकृत फॉर्मेशन बना रहे थे। पूरा पैटर्न एक छोटे पैमाने का फॉर्मेशन था। क्या ये फॉर्मेशन एक जीवित लाश को पालने की कुंजी हो सकता है? लिन जेयू ने उन प्रतीकों का करीब से अध्ययन किया और कुछ देर तक घूरने के बाद उसका दिमाग धुंधला होने लगा। वे घने प्रतीक जैसे जीवित हो उठे, उसकी आंखों के सामने हल्के से छटपटा रहे थे। उसने अपने विचारों को साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया और जब उसने दोबारा देखा तो वे प्रतीक सामान्य हो गए थे। कितना अजीब है, लिन जेयू ने आश्चर्य से सोचा। इन प्रतीकों में एक अलौकिक शक्ति थी और यह संभवतः अमर लोगों की कोई तकनीक थी। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? लिन जेयू ताबूत को घूरने लगा। ये देखने के लिए उसकी जिज्ञासा चरम पर थी कि क्या वास्तव में इसके अंदर एक जीवित लाश आराम कर रही है। कुछ सोच विचार के बाद उसने इसे अभी न खोलने का निर्णय लिया। ऐसा करने से रहस्यमयी प्रतीकों वाले फॉर्मेशन को नुकसान पहुंच सकता था। इसके बजाय उसने उस रात ये देखने के लिए वापस आने की योजना बनाई कि वह फॉर्मेशन कैसे काम करता है। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि रात में यह इतनी घनी अशुभहीन ऊर्जा क्यों छोड़ता है, जबकि दिन के दौरान यह निष्क्रिय रहता है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए कुछ टहनियां इकट्ठी की और फिर पूरे डाबा पर्वत में अपनी खोज जारी रखी। दोपहर तक उसे अभी भी कोई नहीं मिला था। रात साफ और उजली थी। कई दिनों की बारिश के बाद आखिरकार आसमान बादलों से मुक्त था और पूर्णिमा का चांद ऊंचा लटका हुआ था, जो पहाड़ों पर चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। हाथ में मशाल लिए लिन जेयू अशुभहीन आभामंडल से भरी गुफा की ओर वापस चल पड़ा। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे भीतर से ठंडी सिहरन बाहर निकलती हुई महसूस हुई। गुफा में प्रवेश करने पर उसने सब कुछ अपरिवर्तित पाया। ताबूत सील रहा, जबकि फॉर्मेशन की सतह पर बैंगनी रंग की हल्की चमक लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। अध्याय 138 चरम गति 1 हाफ। गुफा के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह आसमान साफ हो गया था, लेकिन शाम होते होते फिर से बादल घिर आए थे। हालांकि बारिश होने के आसार नहीं लग रहे थे। लिन जेयू हाथ में मशाल लिए ताबूत के पास बैठा और करीब से देखने के लिए थोड़ा आगे झुका। फॉर्मेशन की नक्काशीदार रेखाओं पर एक हल्की बैंगनी चमक लहरों की तरह दौड़ रही थी, जो बहुत सूक्ष्म और मायावी थी। बिना सावधानी से देखे इसे पहचानना मुश्किल था। घनी अशुभ यिन ऊर्जा इकट्ठा होकर ताबूत में समा रही थी, जबकि बाहर निकलने वाला यिन आभामंडल उस ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा था जो वास्तव में अंदर मौजूद थी।
लिन जेयू ने सोचा, कितनी अजीब बात है। यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई है? उसने पूरे कक्ष की गहन तलाशी ली, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस ऊर्जा की आपूर्ति कर सके। जब उसने अपनी उंगलियों से फॉर्मेशन के प्रतीकों को छुआ, तो उसे एक बारीक बैंगनी पाउडर की पतली परत महसूस हुई। क्या ये वही हो सकता है? ये क्या है? कोई माध्यम। लिन जेयू ने पाउडर को सूंघा, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं थी, और वह समझ नहीं पाया कि वह किस चीज से बना था। वह फॉर्मेशन के चारों ओर घुमा और कभी कभी उसके पैटर्न का अध्ययन करते हुए उसे छूकर देखा। आधी रात तक उसने एक जंगली जानवर को पकड़ा और उसे गुफा के भीतर ले आया। जैसे ही वह जीव अंदर दाखिल हुआ, उसे भारी खतरे का आभास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपते हुए चुनौती की एक खोखली दहाड़ मारने लगा। वह जानवर एक भेड़िया कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन आकार में दोगुना बड़ा था, और उसके मुंह से जंगली सुअर जैसे 2 दांत बाहर निकले हुए थे। लिन जेयू ने उसे लताओं से कसकर बांध दिया ताकि वह हिल भी न सके, और फिर उसे ताबूत के ऊपर बांध दिया, जिससे वह उस अशुभहीन ऊर्जा के प्रभाव को सहने के लिए मजबूर हो गया। उसे यह जानने की गहरी उत्सुकता थी कि क्या पर्याप्त समय बीतने के बाद वह जानवर मर जाएगा, या वह किसी जीवित लाश की तरह किसी चीज में बदल जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार को फिर से टहनियों से ढकने के बाद लिन जेयू आराम करने के लिए दूसरी गुफा में लौट आया। अगले दिन पहाड़ों पर सूरज की तेज रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान के बादलों को पिछली रात की तेज हवा ने उड़ा दिया था। हमेशा की तरह लिन जेयू उस व्यक्ति की तलाश में बाहर निकला। ई बांस की सीटी की स्पष्ट आवाज जंगल में गूंज उठी। सरसराहट, सरसराहट। हल्की हवा चली, जिससे पेड़ों के पत्ते धीरे से फुसफुसाने लगे। सीटी बजाने के बाद लिन जेयू ने एक खाली जगह ढूंढी और माउंटेन शटरिंग लेग का अभ्यास शुरू किया। ये तकनीक माउंटेन शटरिंग पाम का ही एक रूप थी, जिसमें बाजुओं के बजाय पैरों के माध्यम से उसी विस्फोटक रक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। ज्यादातर लोगों के लिए अपने पैरों के माध्यम से इतनी कठिन रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक का उपयोग करना लगभग असंभव था। इसे केवल हथेलियों के माध्यम से सिद्ध करने में भी वर्षों के कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती थी। पैरों की तो बात ही छोड़ दे, जो हाथों की तुलना में कम लचीले होते हैं। हालांकि लिन जेयू पहले से ही पैरों की तकनीकों में माहिर था। उसके सभी मार्शल कौशलों में उसका पैरों का काम सबसे मजबूत था। गोल्डन गूस तकनीक पर उसकी पकड़ और 10,000 ट्रूप स्टेप्स के अभ्यास ने उसके पैरों को हाथों जैसा ही लचीला बना दिया था। उसके लिए माउंटेन शटरिंग लेग सीखना बहुत मुश्किल नहीं था। धूम। उसकी रक्त ऊर्जा का 5वां हिस्सा उसके दाहिने पैर में उमड़ पड़ा। माउंटेन शटरिंग पाम की विस्फोटक तकनीक का अनुसरण करते हुए उसकी मांसपेशियों में शक्ति का विस्फोट हुआ। उसका दाहिना पैर बिजली की तरह बाहर निकला, और उसकी पतलून के निचले हिस्से ने हवा को एक तेज धमाके के साथ चीर दिया। इस तकनीक का रक्त ऊर्जा विस्फोट भयानक था। अपनी शक्ति का केवल 5वां हिस्सा इस्तेमाल करने के बावजूद उस बल ने उसकी मांसपेशियों और त्वचा को झकझोर दिया। पैरों के माध्यम से इस रक्त ऊर्जा विस्फोट का उपयोग करना बाजुओं के उपयोग से थोड़ा अलग लगता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल नहीं है। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल माउंटेन शटरिंग लेग दक्षता 73%, 6-फोल्ड सेबर उन्नत महारत 46%, गोल्डन गूस तकनीक 8वां चरण 48%, टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड 3रा चरण 5%। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर के डेटा को देखा। माउंटेन शटरिंग पाम की जगह अब माउंटेन शटरिंग लेग ने ले ली थी। माउंटेन शटरिंग पाम को सिद्ध करने के बाद लिन जेयू ने रक्त ऊर्जा विस्फोट की अनूठी कला में पूरी महारत हासिल कर ली थी। फिर भी पैरों के उपयोग के लिए बाजुओं की तुलना में सूक्ष्म बदलावों की आवश्यकता थी, और उन अंतरों को अभी भी परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसकी प्रगति केवल दक्षता चरण तक ही पहुंची थी। अगर मैं अपने पैरों को इतना मजबूत कर सकूं कि मैं माउंटेन शटरिंग लेग का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकूं, तो मेरी गति तिगुनी हो जाएगी। लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। माउंटेन शटरिंग पाम को पूर्णता तक पहुंचाने के बाद वह पूरी ताकत के साथ लगातार 16 प्रहार कर सकता था, जो कि मैनुअल की 3 प्रहारों की सीमा से बहुत अधिक था। ये ओरिजिन फोर्स के माध्यम से मिली शक्ति की वजह से संभव हुआ था, जिसने उसे बिना किसी रोक टोक या खुद को घायल करने के डर के कार्य करने की अनुमति दी थी। जब लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर माउंटेन शटरिंग पाम का अभ्यास किया था, तो उसकी बाहें बार बार फटती थी और फिर ठीक होती थी।
विनाश और सुधार के उस अंतहीन चक्र के माध्यम से उसकी बाहों की मांसपेशियों, टेंडन, हड्डियों और त्वचा को और अधिक मजबूत और लचीला बना दिया गया था। इस बार लिन जेयू ने माउंटेन शटरिंग लेग के परफेक्शन चरण को बिना किसी रोक टोक के उपयोग करने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित किया। बिना किसी रोक टोक से उसका मतलब था कि वह अपने पैरों की मांसपेशियों या त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी पूरी रक्त ऊर्जा खर्च करने में सक्षम हो। एक बार जब उसने तकनीक के पैरामीटर सेट कर दिए तो लिन जेयू ने एक विचार भेजा और उसकी चेतना में माउंटेन शटरिंग लेग का डेटा दिखाई देने लगा। इससे पुष्टि हो गई कि उसका सिद्धांत पूरी तरह से संभव था। बांस की सीटी की आवाज एक बार फिर जंगल में गूंजी। शाम ढल गई और किसी को ढूंढे बिना एक और दिन बीत गया। अपने कंधे पर 2 मीटर से अधिक लंबा जंगली सूअर ले जाते हुए लिन जेयू अपनी गुफा की ओर वापस चल पड़ा। 2 दिनों से मौसम साफ था। टहनियां और पत्तियां अभी भी थोड़ी नम थीं, लेकिन वे भूनने के काम आ सकती थीं, हालांकि इसमें कुछ अतिरिक्त मेहनत लगेगी। गुफा के सामने उसने जलती आग पर मांस भुना। सूअर की चर्बी चटकने लगी और उसने उस पर मिर्च और मसालों का पाउडर छिड़क दिया, जिससे हवा में मुंह में पानी लाने वाली खुशबू भर गई। कई दिन पहले ही बीत चुके थे। पहाड़ों में खोजबीन और एकांत में साधना के बीच लिन जेयू को ये दिनचर्या आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगी। भरपेट भोजन के बाद वह अशुभहीन ऊर्जा से भरी गुफा में लौट आया। उसने जो जानवर पिछले दिन पकड़ा था वह अभी भी जीवित था। यिन शक्ति के भारी प्रभाव के कारण उसका उत्साह मंद और सुस्त हो गया था। अभी भी जीवित है और दांत दिखा रहा है। बुरा नहीं है, इसमें अभी भी कुछ लड़ने की ताकत बची है। लिन जेयू ने जीव की स्थिति की जांच की, कक्ष का फिर से निरीक्षण किया और कुछ नया न पाकर अपने निवास स्थान पर लौट आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। हर दिन संतोषजनक था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह यहाँ किसी को ढूंढने नहीं आया था, बल्कि पहाड़ों में एकांत साधना करने आया था। उसने लगभग पूरी डाबा पर्वत श्रृंखला की खोज कर ली थी, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। शायद वह साधु जिसे वह ढूंढ रहा था वह चला गया था, या शायद वह मर चुका था। देखते ही देखते 9 और दिन बीत गए। लिन जेयू को अभी भी वह साधु नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी सचमुच चला गया है। अब उसे डाबा पर्वत में आए पूरे 17 दिन हो गए थे। मिशन बहुत पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन वह अपनी साधना और शोध के कारण 2 अतिरिक्त दिन और रुक गया था। इसी बीच सोनगई शहर में जिन परिवार के निवास पर बाकी बचे हुए लोगों की जांच कैसी चल रही है। जिन परिवार के प्रथम बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पूछा। 10 दिनों से अधिक की जांच के बाद उन्होंने सूची में से कुछ की पुष्टि कर ली थी। कुछ को मार दिया गया था और जो बचे थे वे ज्यादातर ब्लड क्यूई रेलिम के योद्धा थे। बुजुर्ग को रिपोर्ट कर रहा हूं। झाओ वेकुन और उनके समूह को संदेह से मुक्त कर दिया गया है। लान वैली में हमारे जासूसों के अनुसार उस अवधि के दौरान उनके घाटी के अंदर होने की पुष्टि हुई है। अब केवल जू परिवार के प्रमुख जू युनहू और रेन परिवार के रेन युहान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे उस समय शहर में नहीं थे। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति दूसरे और 5वें बुजुर्गों की मृत्यु से जुड़ी हो सकती है, अधेड़ व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। ऐसा लगता है कि दूसरे और 5वें बुजुर्गों की मृत्यु का जू और रेन परिवारों से बहुत लेना देना है। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, और फेहोंग गैन के उस युवक का क्या हुआ? कुछ नहीं, बुजुर्ग। हमने 10 दिनों से अधिक समय तक पहाड़ों में विभिन्न खोजी दल भेजे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके ठिकाने और उसके जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं है, आदमी ने बताया। 10 दिन पहले उन्होंने दूसरे और 5वें बुजुर्गों की मौत से जुड़े सुरागों की जांच के लिए कई समूह भेजे थे। इस प्रक्रिया में कई लोग घायल हुए या मारे गए थे, लेकिन जिन्होंने लिन जेयू का पीछा किया था वे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। जांच जारी रखो। सोनगई शहर के आसपास के मुख्य रास्तों पर नजर रखने के लिए कुछ आदमियों को तैनात करो। जैसे ही उस छोकरे की कोई खबर मिले तुरंत रिपोर्ट करो। इसके अलावा ये सीलबंद पत्र परिवार के मुखिया को दे दो, प्रथम बुजुर्ग ने एक संक्षिप्त विराम के बाद लिफाफा निकालते हुए कहा। जी बुजुर्ग, अधेड़ व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक पत्र स्वीकार किया। एक और बात, झाओ वेकुन का लान वैली में क्या काम था? क्या उसने भी नाइन नीदर सेक्ट के साथ संबंध बना लिए हैं? प्रथम बुजुर्ग ने विचारमग्न होकर पूछा। नाइन नीदर सेक्ट के सदस्य बहुत कम बोलते हैं और कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। हालांकि
हमारे जासूसों ने बताया कि झाओ वेकुन और उसके आदमी 2 दिनों तक लान वैली में रुके थे। इस बात की पूरी संभावना है कि वे नाइन नीदर सेक्ट के साथ किसी समझौते पर पहुंचे हैं, आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। आदमी के जाने के बाद प्रथम बुजुर्ग ने एक अन्य अधीनस्थ को बुलाया। यह सीलबंद पत्र झाओ परिवार के मुखिया झाओ गुवानहुआ को दे दो। प्रथम बुजुर्ग ने शांति से नया लिखा हुआ संदेश सौंपते हुए कहा। जी बुजुर्ग। आदमी ने पत्र लिया और तेजी से चला गया। अपनी अंतिम व्यवस्था करने के बाद प्रथम बुजुर्ग अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने एक फूलदान पर छिपे हुए स्विच को घुमाया और किताबों की अलमारी धीरे से एक तरफ खिसक गई, जिससे उसके पीछे एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। कमरा शांत था, अंदर केवल जिन रुई था। वे 2 युवा शिष्य जो पहले वहां थे, अब जा चुके थे। जिन रुई जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और एक अजीब मुद्रा में अपने हाथों से मुद्राएं बना रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसका सीना एक धीमी लय में ऊपर नीचे हो रहा था, जिसमें एक हल्की रहस्यमयी गति थी। हवा में भूतिया रोशनी के अदृश्य धागे तैर रहे थे, जो धीरे धीरे जिन रुई के शरीर में विलीन हो रहे थे और उसकी नसों में जमा हो रहे थे। प्रथम बुजुर्ग ने जिन रुई पर एक नजर डाली, फिर कक्ष के एक कोने में बैठ गए और ओरिजिन रिटन इन आर्ट मैनुअल को पढ़ने लगे। उनका अभी साधना शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। जब उनके दादाजी इसका सुरक्षित अभ्यास कर लेते और इसकी पुष्टि कर देते कि ये हानिरहित है, तभी वे खुद साधना शुरू करेंगे। समय शांति से बीतता गया। 4 घंटे से अधिक समय के बाद जिन रुई अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उनमें एक हल्की भूतिया रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। दादाजी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्रथम बुजुर्ग ने मैनुअल नीचे रखा और उनके पास आए। मुझे दशकों में इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। ओरिजिन रिटन इन आर्ट वास्तव में एक अमर साधना की गुप्त तकनीक कहलाने के योग्य है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने समय को पीछे छोड़ दिया है और मेरी ताकत फिर से बढ़ रही है। जिन रुई ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने एक बार मैरो रिफाइनिंग रिलम तक पहुंचने और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए शक्तिशाली अमृत का उपयोग किया था, लेकिन उम्र के साथ उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई थी। अब ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट की साधना के बाद उसकी शक्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ रही थी। ये सुनकर खुशी हुई। लेकिन दादाजी, आपको अपनी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। चाहे पूर्वजों के रिकॉर्ड हो या नाइन नीदर सेक्ट के पुजारी की चेतावनियां, सभी संकेत देते हैं कि यह साधना पद्धति खतरनाक और अपरंपरागत है। यदि आप कुछ भी असामान्य देखते हैं, तो तुरंत रुक जाएं और ओरिजिन रिटर्निंग आर्ट द्वारा उत्पन्न सभी ऊर्जा को नष्ट कर दें। प्रथम बुजुर्ग ने गंभीर भाव से कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। योजनाएं कैसी चल रही हैं? जिन रुई ने सहज भाव से पूछा। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, हालांकि ऐसा लगता है कि जू परिवार को कुछ आभास हो गया है। उन्होंने गुप्त रूप से तैयारियां शुरू कर दी हैं, प्रथम बुजुर्ग ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, हमारे जिन परिवार की ताकत के सामने वे जो भी तैयारी करें, वह एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाली चींटी के समान है। यदि सिटी लॉर्ड हमें ऊपर से दबा नहीं रहे होते, तो जू परिवार या झाओ परिवार का कोई अस्तित्व नहीं होता। सोनगई शहर में केवल हमारे जिन परिवार का ही राज होगा। जिन रुई शांत स्वर में बोला, लेकिन उसके स्वर में आत्मविश्वास और प्रभुत्व का स्पष्ट भार था। अध्याय 139 चरम गति 2। भोर के समय जंगल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। पिछले 5-6 दिनों की बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया था। बीच में कुछ दिन बादल छाए रहे, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई। लिन जेयू उस सुबह जल्दी उठा, लेकिन वह खोजबीन के लिए बाहर नहीं गया। उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका था। अपनी पिछली सीमा तोड़ने वाली साधना के 4 दिन बाद उसे लगा कि अब अगली फसल का समय आ गया है। इस बार मुझे ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयां मिलनी चाहिए। माउंटेन शटरिंग लेग को परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए इतना काफी होना चाहिए। लिन जेयू ने अपनी चेतना के भीतर के डेटा पर नजर डालते हुए खुद से बुदबुदाया। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल माउंटेन शटरिंग लेग उन्नत महारत 12%, 6-फोल्ड सेबर उन्नत महारत 68%, गोल्डन गूस तकनीक 8वां चरण 48%, टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड 3रा चरण 5%। उसने माउंटेन शटरिंग लेग को बढ़ाने के लिए पहले ही 2 बार ओरिजिन फोर्स का उपयोग किया था, लेकिन यह उन्नत महारत के चरण में केवल 12% तक ही पहुंच पाया था। अब पूरी ताकत के साथ इस तकनीक का उपयोग करते समय वह लगातार 18 प्रहार कर सकता था,
यह उसकी माउंटेन शटरिंग पाम की क्षमता से भी अधिक था। हालांकि चूंकि उसने परफेक्शन चरण को बिना किसी रोक टोक के माउंटेन शटरिंग लेग का उपयोग करने में सक्षम होने के रूप में परिभाषित किया था, इसलिए तकनीक अभी भी उस मानक से पीछे थी। गुफा के भीतर से हवा को चीरते हुए मुक्कों की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि लिन जेयू ने गहन प्रशिक्षण का एक और दौर शुरू किया। माउंटेन शटरिंग पाम की रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक में 9 दिनों तक महारत हासिल करने के बाद लिन जेयू ने इसे बारबेरिक ऑक्स फिस्ट में भी शामिल कर लिया था। उसका हर घूंसा गरज के साथ आगे बढ़ता, जिससे निकलने वाली शक्ति विशाल और विस्मयकारी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 घंटे के निरंतर परिश्रम के बाद लिन जेयू अपनी सीमा तक पहुंच गया और उसका तत्व क्यूई और आत्मा एक हो गए, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व स्वयं से परे निकल गया हो। भीतर से उल्लास की एक शक्तिशाली लहर उठी। यह एहसास 100 फ्लावर्स पैविलियन के कुछ क्षणों के सुखद एहसास से कहीं बढ़कर था। अपनी मांसपेशियों में होने वाले दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव फैल गए। हाँ, लिन जेयू ने धीरे से सांस छोड़ी और पालथी मारकर बैठ गया और अपनी रक्त ऊर्जा को फिर से संचित करने लगा। 10 मिनट के भीतर उसका दर्द कम हो गया क्योंकि रक्त ऊर्जा की धाराएं उसके शरीर में संचारित होने लगी, जिससे उसकी घायल मांसपेशियों को राहत मिली। फिर उसने अपने हाथों को ठंडे पानी के लकड़ी के बर्तन में डुबोया। उसमें ब्लड नरिशिंग बोन फोर्टिफाइंग डिकॉक्शन के 10 सेटों की जड़ी बूटियों का चूर्ण मिला हुआ था, जो उसके माउंटेन शटरिंग लेग को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों के ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त था। डाबा पहाड़ों में बिताए समय के दौरान लिन जेयू की गोल्डन गूज तकनीक के स्तर में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था, जबकि उसके कार्य की सामग्री का भंडार तेजी से घट गया था। वह जो 70 हिस्से अपने साथ लाया था, उनमें से केवल 40 ही बचे थे। बाकी सब माउंटेन शटरिंग पाम और माउंटेन शटरिंग लेग को बेहतर बनाने में खर्च हो गए थे। फिर भी लिन जेयू को कोई पछतावा नहीं था। गोल्डन गूज तकनीक को अपग्रेड करने की तुलना में माउंटेन शटरिंग पाम और माउंटेन शटरिंग लेग को बढ़ाना युद्ध शक्ति को कहीं अधिक बढ़ावा देता था। गोल्डन गूज तकनीक के केवल 8 चरण थे, जो इसके उपयोगकर्ता को रक्त ऊर्जा के केवल चौथे रूपांतरण तक पहुंचने की अनुमति देते थे। भले ही वह इसे पूरी तरह से सिद्ध कर लेता और उस स्तर तक पहुंच जाता, उसकी समग्र शक्ति 20% से अधिक नहीं बढ़ती। लेकिन एक बार जब माउंटेन शटरिंग पाम और माउंटेन शटरिंग लेग परफेक्शन तक पहुंच जाते, तो उसकी आक्रमण शक्ति 3 गुना हो जाती और यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि होती। यहां तक कि रक्त ऊर्जा के छठे रूपांतरण पर बैठा एक साधक भी शायद इतनी वृद्धि हासिल न कर पाए। चलो शुरू करते हैं। वह अपनी गति को भी तिगुना करना चाहता था और ये कहीं अधिक कठिन कार्य था। उसे हासिल करने से पहले अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। पहला कदम माउंटेन शटरिंग लेग को पूर्णता तक परिष्कृत करना था, ताकि वह इसे स्वतंत्र रूप से चला सके। फिर वह गोल्डन गूज तकनीक को सिद्ध करेगा। अंत में वह माउंटेन शटरिंग लेग की रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक को स्वयं गोल्डन गूज तकनीक के प्रवाह में विलीन कर देगा। गोल्डन गूज तकनीक रक्त ऊर्जा के संचार पर बेहद सूक्ष्म नियंत्रण की मांग करती थी। इसमें इतने हिंसक विस्फोट तकनीक को मिलाना आसान नहीं होने वाला था। भोजन एक एक निवाला करके ही खाया जाना चाहिए, जबकि सड़कें एक एक कदम करके ही चली जानी चाहिए। मार्शल साधना के मार्ग में कभी जल्दबाजी नहीं की जा सकती। माउंटेन शटरिंग लेग को आगे बढ़ाने के लिए ओरिजिन फोर्स की 2 इकाइयों का उपयोग करें। जैसे ही यह विचार उसके मन से निकला, उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह एक विशेष आंतरिक स्थान में चला गया। वहां लिन जेयू ने अपना अथक, कभी न खत्म होने वाला अभ्यास शुरू किया। वह पहले से ही माउंटेन शटरिंग लेग की पूरी समझ हासिल कर चुका था। अब वह जो चाहता था, वह थी अपने पैरों की रक्त ऊर्जा के हिंसक विस्फोटों को सहने की क्षमता को मजबूत करना। हर पूरी ताकत वाले प्रहार और अपनी मांसपेशियों, टेंडन, हड्डियों और त्वचा के फटने और फिर तेजी से ठीक होने के हर चक्र के माध्यम से उसके पैर सख्त और अधिक लचीले होते गए। साथ ही हर अंतहीन दोहराव के साथ रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक की उसकी समझ गहरी होती गई। उसकी अंतर्दृष्टि माउंटेन शटरिंग पाम मैनुअल के विवरणों से बहुत आगे निकल गई थी, हालांकि वे इसकी नींव पर बने सूक्ष्म सुधार ही थे। ये रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक बेहद शक्तिशाली और गहराई से जटिल थी। कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए उच्च स्तरीय मार्शल साधना और गहरी सैद्धांतिक विशेषज्ञता दोनों की आवश्यकता होती। फिलहाल वह केवल अभ्यास और अनुभव पर ही निर्भर रह सकता था। अनगिनत घंटों के अथक प्रशिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे तकनीक को समायोजित, परिष्कृत और सिद्ध कर सकता था।
कुछ सेकंड के बाद लिन जेयू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गंदी हवा की एक लंबी भारी सांस छोड़ी। हो गया, माउंटेन शटरिंग लेग परफेक्शन तक पहुंच गया है। लिन जेयू ने अपने चेतना इंटरफेस में देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। परिश्रमी को स्वर्ग प्रतिफल देता है। नाम लिन जेयू। ओरिजिन फोर्स 0। कौशल माउंटेन शटरिंग लेग परफेक्शन 6-फोल्ड सेबर उन्नत महारत 68%। गोल्डन गूस तकनीक 8वां चरण 48%। टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड 3रा चरण 5%। माउंटेन शटरिंग लेग की पूर्णता माउंटेन शटरिंग पाम की तुलना में पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। जब हथेली की तकनीक पूर्णता तक पहुंचती थी तो वह पूरी ताकत के साथ केवल लगातार 16 प्रहार कर सकता था। लेकिन पूर्णता पर माउंटेन शटरिंग लेग के साथ लिन जेयू अब बिना किसी सीमा के इसका उपयोग कर सकता था। वास्तव में वह इसका उपयोग तब तक कर सकता था जब तक कि उसकी रक्त ऊर्जा की आखिरी बूंद खत्म न हो जाए। रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक का उपयोग करने से पहले उसका शरीर लगभग 20 मिनट तक पूरी ताकत वाला आउटपुट बनाए रख सकता था। एक बार जब वह इसे सक्रिय कर देता तो उसकी रक्त ऊर्जा तिगुनी शक्ति के साथ फूट पड़ती। हालांकि क्योंकि ये तकनीक अत्यधिक हिंसक थी, खर्च भी बहुत अधिक था, माउंटेन शटरिंग लेग के प्रत्येक उपयोग में सामान्य से लगभग 4 गुना रक्त ऊर्जा की खपत होती थी। दूसरे शब्दों में लिन जेयू अब बिना किसी रुकावट के माउंटेन शटरिंग लेग का उपयोग कर सकता था और लगभग 5 मिनट तक अपनी मूल आक्रमण शक्ति को 3 गुना बनाए रख सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे रक्त ऊर्जा के छठे रूपांतरण वाले मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी टिके रहने में सक्षम होना चाहिए, लिन जेयू ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी रक्त ऊर्जा शक्ति को प्रवाहित किया और उसे अपने पैरों में डाल दिया। एक गरजते हुए धमाके के साथ वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति आश्चर्यजनक थी और उसकी पिछली सीमा से कहीं परे थी। दृश्य उसके चारों ओर धुंधले हो गए क्योंकि गरजती हुई हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी। चरम गति, तिगुनी गति। लिन जेयू के होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक को सीधे गोल्डन गूस तकनीक में प्रवाहित करने से इसकी गति बहुत बढ़ गई थी। अब जबकि माउंटेन शटरिंग लेग पूर्णता तक पहुंच गया था, उसके पैर चोट के डर के बिना रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक का उपयोग कर सकते थे। धिक्कार है, मैं टकराने ही वाला हूं। सीधे आगे एक विशाल पेड़ को देखकर लिन जेयू का दिल घबराहट से भर गया। रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक अत्यधिक हिंसक और नियंत्रित करने में कठिन थी। सच तो यह है कि इसका उपयोग केवल सीधी रेखा में तेजी लाने के लिए किया जा सकता था क्योंकि मुड़ने, चकमा देने या पैंतरेबाजी करने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। धूम! लिन जेयू ने अपने दाहिने पैर को जमीन में धंसा दिया, खुद को संभाला और अपनी आगे की गति को कम किया, जबकि उसके मुक्कों ने सामने के तने को टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओह! मैं लगभग उससे टकरा ही गया था। वर्तमान में गोल्डन गूस तकनीक में रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक को प्रवाहित करना केवल सीधी रेखा के विस्फोटों के लिए काम करता है। मैं सबसे सरल रक्षात्मक मोड़ भी नहीं ले पा रहा हूं, लिन जेयू मन ही मन बुदबुदाया। इसे पूरी तरह से गोल्डन गूस तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उसे रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक पर और भी बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता होगी। उसने इसे गोल्डन गूस तकनीक के 9वें चरण की नींव बनाने का फैसला किया। एक बार जब वह 8वें चरण को सिद्ध कर लेगा तो वह एक नया उच्च स्तर बनाने के लिए इसमें रक्त ऊर्जा विस्फोट तकनीक को एकीकृत कर देगा। अब उस जानवर को देखने का समय आ गया है। चाहे जो भी हो, मुझे आज वापस लौटना ही होगा, वरना लीडर जू सोचने लगेंगे कि मेरे साथ कुछ हो गया है। लिन जेयू ने अपना सामान समेटते हुए बुदबुदाया और उस गुफा की ओर चलना शुरू किया जिससे अशुभ यिन ऊर्जा की दुर्गंध आ रही थी। वह डाबा पहाड़ों में इन अतिरिक्त कुछ दिनों तक विशेष रूप से गुफा के भीतर उस फॉर्मेशन, ताबूत और उत्परिवर्तित जानवर का अध्ययन करने के लिए रुका था। अध्याय 140 शहर वापसी 1। सूरज की रोशनी खिली हुई थी और हवा में एक हल्की गर्माहट थी। दिन सुहावना था, चिलचिलाती धूप सिर पर थी और तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ गया था। लिन जेयू उसी गुफा में पहुंचा जहां वह पहले आया था, जिसके भीतर से धीमी, दबी हुई गुर्राहट गूंज रही थी। जिस जानवर को उसने पहले फॉर्मेशन के अंदर सील किया था, वह अब सूखकर सिकुड़ गया था। उसकी पुतलियां गहरी और उनमें बैंगनी रंग की हल्की झलक थी। लगभग 10 दिनों से लिन जेयू ने उसे न भोजन दिया था और न ही पानी, फिर भी वह असामान्य रूप से ऊर्जावान लग रहा था। उसे अंदर आते देख जानवर की गुर्राहट और गहरी हो गई और उसकी आंखों में हिंसक खून की प्यास चमकने लगी।
वह इतना भयानक और जंगली लग रहा था कि सबसे खूंखार जानवर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लिन जेयू ने सोचा, इसकी बुद्धि लगभग खत्म हो चुकी है। इसकी आंखों में क्रूरता और हत्या की इच्छा के अलावा कुछ नहीं बचा है। उसने जीव का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। हालांकि उसका शरीर पहले की तुलना में अधिक मुरझाया हुआ लग रहा था, लेकिन उसके भीतर दौड़ रही ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो गई थी। पिछले 5 दिनों में उसका शरीर कमजोर हुआ था और दिन ब दिन सिकुड़ता गया था, लेकिन छठे दिन एक अजीब बदलाव आया। उसका आभामंडल तेजी से बढ़ने लगा और हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता गया। उसके शरीर से निकलने वाली अशुभ यिन ऊर्जा और घनी हो गई और उसकी आंखों में समझदारी की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह पूरी तरह से बेलगाम जंगलीपन और खून की प्यास ने ले ली थी। जब कोई इन शक्ति से दूषित होता है तो वह मरता नहीं है, वह याओ या दानव जैसे जीव में बदल जाता है। क्या यही कारण हो सकता है कि साधना को एक प्रतिबंधित कला माना गया? शायद इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा खुद दूषित हो गई है। कोई भी साधक जो इसे सीधे ग्रहण करेगा, वह भी इसी इन शक्ति की चपेट में आकर एक बुद्धिहीन दानव बन जाएगा जो केवल संहार करना जानता है। शायद इसी से ये कहावत बनी है कि साधना दानवत्व की ओर ले जाती है। लिन जेयू ने इस पर विचार किया, यह असंभव नहीं लग रहा था। वरना साधकों जैसा शक्तिशाली समूह इस स्थिति में कैसे गिर सकता था? तलवार की एक चमक हवा को चीरती हुई निकली और उसने एक ही पल में उन लताओं को काट दिया जिनसे जानवर बंधा हुआ था। जानवर ने एक गहरी गुर्राहट छोड़ी, उसकी पुतलियां स्याही की तरह काली पड़ गईं। उसके शरीर के बाल बैंगनी रंग की चमक के साथ झिलमिलाने लगे और उसकी खाल के नीचे की मांसपेशियां फूलने लगी, जिससे उसका सूखा हुआ ढांचा पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो गया। दिलचस्प है, ये ग्रंथों में दर्ज जीवित लाशों जैसा नहीं है। क्या ये अधिकांश याओ और दानवों का असली रूप हो सकता है? लिन जेयू ने मन ही मन सोचा और फिर सहजता से अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे वह दानव बना जानवर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वह जीव दर्द से कराह उठा क्योंकि वह दीवार से जा टकराया और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। लिन जेयू ने उस जानवर को देखा जो फिर से जीवन और गुस्से से भरा हुआ था और बड़बड़ाया, इसकी ताकत लगभग 10% बढ़ गई है, लेकिन इसका पुनर्जन्म कम से कम कई गुना बढ़ गया है। अगर यही एक दानव की परिभाषा थी, तो उसकी ठीक होने की क्षमता वाकई बहुत डरावनी थी। उसने फॉर्मेशन के भीतर केवल कुछ ही दिन बिताए थे और अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था, फिर भी उसका सुधार आश्चर्यजनक था। एक बार पूरी तरह से रूपांतरित होने के बाद वह निश्चित रूप से और भी राक्षसी बन जाएगा। जानवर ने फिर से छलांग लगाई, उसमें चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लिन जेयू की मुट्ठी एक गूंजती हुई आवाज के साथ आगे बढ़ी और उसके माथे पर लगी। एक जोरदार कड़कने की आवाज आई क्योंकि उसकी खोपड़ी उसके धड़ के भीतर धंस गई। वह भारी रूप से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सिर न होने के बावजूद उसका शरीर ऐंठ रहा था, अंततः शांत होने से पहले उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी जीवन शक्ति और ठीक होने की शक्ति दोनों मजबूत हुई है और अब यह ऑर्गन फोजिंग रेलिम के जानवर के बराबर है। ये पहले केवल बोन फोजिंग रेलिम पर था, लेकिन इस दानवी रूपांतरण के बाद इसकी रिकवरी अकेले ही एक ऊंचे स्तर के जानवरों को टक्कर देती है। यदि ये पूरी तरह से दानव बन जाए तो ये ब्लड क्यूई रेलिम वालों के बराबर हो सकता है। लिन जेयू बुदबुदाया, साधारण याओ और दानवों की मानक शक्ति यही होनी चाहिए, जिसकी ताकत ब्लड क्यूई रेलिम के बराबर हो, लेकिन रिकवरी उससे कहीं अधिक हो। एकमात्र सवाल यह था कि क्या उनकी वृद्धि केवल पर्याप्त इन शक्ति सोखने पर निर्भर थी। यदि ऐसा था तो ये वास्तव में भयावह था। वह गिरे हुए जानवर के पास गया और अपनी तलवार चलाए, जिससे लाश के 2 टुकड़े हो गए। उसकी नसों से बैंगनी काले तरल की एक मोटी धार फूट पड़ी। क्या ये वास्तव में एक याओ या दानव है, या एक जीवित लाश? लिन जेयू ताबूत की ओर मुड़ा। जैसे ही उसने टोटोइस ब्रीथ ग्रैंड मेथड के नियंत्रण को हटाया, उसकी रक्त ऊर्जा उग्र रूप से उमड़ पड़ी, जिससे उसकी अवस्था अपने चरम पर पहुंच गई। धूम! लिन जेयू ने अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे ताबूत का ढक्कन चकनाचूर हो गया। लकड़ी साधारण थी, इसलिए उसकी शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकी। भीतर एक सूखी हुई लाश पड़ी थी, जो अब दिखाई दे रही थी। पहली नजर में लाश साधारण लग रही थी। वह लगभग 1.8 मीटर लंबी थी और साधारण भान के कपड़ों में लिपटी थी। फिर भी उसकी त्वचा अजीब थी, सिर से पैर तक बैंगनी काले रंग की झलक दे रही थी। दहाड़! जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटा, लाश की आंखें झटके से खुल गईं।
उसकी पुतलियां स्याही जैसी काली थी, सफेदी का नामोनिशान नहीं था, और उनमें असीम हत्या की भावना भरी थी। एक जोरदार धमाके के साथ ताबूत फट गया और वह जीवित लाश सक्रिय हो गई, सीधे लिन जेयू की ओर झपटी। वह पहले से ही तैयार था। उसकी लंबी तलवार चमकी और जीव की गर्दन की ओर बढ़ी। एक धीमी आवाज हुई, और उसका हथियार, जिसने उसे कभी निराश नहीं किया था, लाश के मांस से टकराकर रुक गया। उसकी खाल की बाहरी परत तक नहीं कट पाई। फिर भी लिन जेयू की कच्ची ताकत जबरदस्त थी। हालांकि तलवार उसकी गर्दन को नहीं काट सकी, लेकिन उस प्रभाव ने जीवित लाश को पीछे की ओर उड़ा दिया। वह एक जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराई और रुकने से पहले कई कदम डगमगाई। इसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। ये ब्लड क्यूई के पहले रूपांतरण वाले योद्धा से थोड़ा ही मजबूत है, लेकिन इसकी रक्षा अविश्वसनीय है। मेरा पूरी ताकत से किया गया प्रहार इसकी त्वचा को भेद तक नहीं सका, और प्रभाव से तलवार की धार भी मुड़ गई। लिन जेयू ने अपनी तलवार पर आए निशान को देखा और आश्चर्य से सिकोड़ लिया। पहले वाले आधे दानव जानवर के विपरीत, इस जीवित लाश का असली आतंक उसके ठीक होने में नहीं, बल्कि उसके जबरदस्त बचाव में था। यहाँ तक कि ब्लड क्यूई के तीसरे रूपांतरण की ताकत वाले उसके प्रहार ने भी इसे नहीं भेदा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सीनियर भाई हानमो ने एक बार चेतावनी दी थी कि केवल वे ही जीवित लाश से बच सकते हैं जो ब्लड क्यूई रेलम तक पहुंच चुके हों, और उसका सामना करने के लिए कम से कम तीसरे रूपांतरण की शक्ति की आवश्यकता होती है। तलवार का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे माउंटेन शटरिंग पाम पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इसके चारों ओर की इन शक्ति परेशानी वाली है। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा ब्लड क्यूई का तीसरा रूपांतरण इसके भ्रष्टाचार का पूरी तरह से विरोध कर पाएगा या नहीं, लिन जेयू ने सोचा। इतने राक्षसी बचाव वाले दुश्मन के खिलाफ हथियार लगभग बेकार थे। अफसोस की बात थी कि वह पिछली बार वाले अपने काले चांदी के दस्ताने नहीं लाया था, वे इस लड़ाई के लिए आदर्श होते। चलो इसे आजमाते हैं। अगर यह विफल रहा तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा, लिन जेयू ने सोचा। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी रक्त ऊर्जा उसकी नसों में एक दहाड़ते हुए बाघ की तरह दौड़ने लगी। जीवित लाश ने एक जंगली दहाड़ छोड़ी और फिर से हमला किया। उसने माउंटेन शटरिंग पाम का प्रयोग किया, जिससे एक ही प्रहार में अपार शक्ति प्रवाहित हुई जो जीवित लाश की छाती से टकराई। ये प्रभाव किसी लोहे की लकड़ी के खंभे से टकराने जैसा महसूस हुआ। गुफा में एक गूंजता हुआ धमाका हुआ और वह जीवित लाश जमीन से उखड़कर दीवार में गहराई तक धंस गई। उसी क्षण जीवित लाश के शरीर से एक ठंडी लहर उठी, जो लिन जेयू की हथेली से होती हुई उसकी नसों में समा गई। उसका शरीर एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि उसकी टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड क्यूई उग्र रूप से आगे बढ़ी और घुसपैठ करने वाली ठंड को कुचल दिया। ये ब्लड क्यूई के तीसरे रूपांतरण की निशानी थी, जिसे टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता था। इस चरण में व्यक्ति की ऊर्जा परिष्कृत हो जाती है और उसमें चेतना की एक झलक आ जाती है। एक हल्की सी फुफकार हवा में भर गई क्योंकि उसकी विशाल रक्त ऊर्जा ने उस हमलावर ठंड को पूरी तरह खत्म कर दिया। यिन शक्ति उबलते तेल पर पानी की बूंदों की तरह फुफकार उठी और बैंगनी काले वाष्प के रूप में उसकी त्वचा से बाहर निकल गई। तो ये है तथाकथित यिन शक्ति। वह बुदबुदाया, उसे गायब होते देख राहत की सांस ली। वह अभी भी ठीक था। आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।